सो सो ब्रीफ में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ टोटल। उसके बाद फिर मैं जो कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि कोर्स क्या है, किस तरह से हम लोग जो है इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे और कैसे आप लोग इस कोर्स से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है ले सकते हैं। सो फॉर माई इंट्रोडक्शन पार्ट, माई नेम इज़ मोकरबिन अंसारी। आईटी इंडस्ट्री में मेरा जो है टोटल अराउंड 13 ईयर का एक्सपीरियंस है इन द आईटी इंडस्ट्रीज। एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में मैंने काम किया हुआ है। स्टार्टिंग कैरियर मैंने C++, वेब डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट किया। और फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर से मैं जो डेटा साइंस चीज़ों में, एआई वाले स्टफ में जो है इन्वॉल्व हूँ अपनी कंपनी के साथ। और इस टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एआई, स्पेसिफिकली एआई में। और अभी मैं जो हूँ कैपजेमिनी इंजीनियरिंग में उनका जो सीओई है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, जो हर एक कंपनी में एआई का होता है, उसका मैं पार्ट हूँ। और डे टू डे जो भी रिक्वायरमेंट होती है एआई से रिलेटेड जो है उसमें मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो होप मेरा जो है इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा। अब लेट मी शेयर माय स्क्रीन। उसके बाद फिर जो है कोर्स की तरफ प्रोसीड करते हैं और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे आप, ये कोर्स क्या है सबसे पहले वो मैं बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। कोशिश आपको सिर्फ इतना करना है कि जो चीजें मैं एक्सप्लेन करूं ड्यूरिंग द लेक्चर उस पे बेसिस कोशिश क्वेश्चन पूछिए। एट द लास्ट आप कुछ भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरली इससे क्या होगा कि जो थोड़ा पढ़ाने का रिदम है, जो फ्लो है, वो जो है ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले होप मेरी स्क्रीन जो है सबको विजिबल है, सब कुछ दिख रहा होगा। मेरे स्क्रीन पे एक स्लाइड डेक मैंने जो है शो किया हुआ है, वो चीजें। ओके। सो ओके, एक सेकेंड, मैं थोड़ा मैसेज वगैरह को सेट कर लूँ। ओके। सर प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। आई मुझे लगता है इंजीनियरिंग फिजिक्स आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया। सो मैंने ऑलरेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप जो है देख सकते हैं। ओके। सो सबसे पहली चीज जनरेटिव एआई के बारे में, जैसा कि नीतीश सर ने बताया कि जनरेटिव एआई क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इट्स ओके। जो है मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे जो है हम लोग इस कोर्स को प्रोग्रेस करेंगे। और बेसिक से स्टार्ट करके जनरेटिव एआई को हम लोग विजन के डोमेन में, जो इमेजेस के लिए जो अभी जनरेटिव एआई जो प्रोग्रेस कर रहा है उसके थ्रू हम लोग जो है मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले कोर्स के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसको सबसे पहले मैं स्लाइड मोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके। तो सबसे पहली चीज कि ये कोर्स कैसे फ्लो करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल आपके जो है 5 सेशन होंगे। सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई का बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जनरेटिव एआई क्या होता है, क्योंकि एआई से चीजें जो है स्टार्ट होती है, कैसे जनरेटिव एआई पे चीजें आई। और उसके बाद फिर जो है कोशिश करेंगे हम लोग कि जनरेटिव एआई में जो विजन से रिलेटेड जनरेटिव एआई है उसमें किस तरह से चीजें जो है प्रोग्रेस हुई, किस तरह से मूव हुई, थोड़ा बहुत बिल्कुल ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करूंगा। सेकेंड सेशन जो होगा वो होगा फाउंडेशन ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स कि जैसा आपको पता है कि जो जनरेटिव है रिलेटेड टू इमेजेस होगा, उसमें हम लोग इमेजेस के इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग इमेजेस के थ्रू डील करेंगे। वैसे जनरेटिव आई आपके अदर डेटा फॉर्मेट के लिए भी यूज होता है, फॉर एग्जांपल वीडियो के लिए भी, ऑडियो के लिए भी, लेकिन इस कोर्स में हम लोग फोकस कर रहे हैं इमेजेस पे, राइट। तो इमेजेस के बारे में जानना जरूरी है कि किस तरह से इमेजेस कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होता है, किस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं, ताकि जब आप जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके कोई प्रोजेक्ट बनाओगे इमेजेस से रिलेटेड तो थोड़ा बहुत इमेज मैनिपुलेशन करना हुआ
तो आप उसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जनरेटिव एआई में, तो वहाँ पे ज्यादातर चीजें टेक्स्ट से, स्ट्रिंग से हम लोग जो है प्ले करते हैं। तो थोड़ा बहुत स्ट्रिंग की, टेक्स्ट की नॉलेज हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, राइट। तो सेम इसी तरह से है इमेज का। तो सेकेंड क्लास हमारा जो होगा इमेज रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, वहां पे हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिफ्यूजन मॉडल बेसिक्स। जो जनरेटिव एआई के केस में जो भी विजन से रिलेटेड जो लेटेस्ट मॉडल है वो डिफ्यूजन मॉडल्स है, डिफ्यूजन आर्किटेक्चर पे है लेटेस्ट। अभी सारे जितने भी आप देख रहे हो, स्टेबल डिफ्यूजन, डैली और ये सारी चीजें सब डिफ्यूजन मॉडल को ही फॉलो करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डिफ्यूजन मॉडल की जो अभी करंट में पोजीशन है, तो ये स्टार्ट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे डिफ्यूजन मॉडल तक पहुंचा, वो हम लोग जो है सीखेंगे इस थर्ड सेशन में। और उसके बाद फिर डिफ्यूजन मॉडल के बारे में, कैसे वो वर्क करता है, बेसिक फिलॉसफी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफ्यूजन मॉडल होता क्या है। उसके बाद फिर फोर्थ सेशन जो हमारा होगा वो होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर द इमेजेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरेटिव एआई में जो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है जिन एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन में या जनरेटिव एआई की बात करते हैं। तो हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखेंगे, बट हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इमेजेस से रिलेटेड सीखेंगे, ना कि लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड। और वहां पर इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैं कुछ ओपन सोर्स, कुछ क्लोज सोर्स आपको विजन मॉडल बताऊंगा। वहां पे हम लोग हैंड्स ऑन भी करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को हैंड्स ऑन कराऊं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वाली चीजें कराऊं, थ्योरी कम से कम हो। लेकिन फिर भी जो भी थ्योरी मैं बताऊं तो प्लीज उसको आप जो है अच्छे से समझिएगा। लास्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर हम लोग एंड टू एंड एक पीओसी बनाने की कोशिश करेंगे और एक पीओसी बना करके उसको डिप्लॉय भी करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे कोर्स की दौरान मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादातर चीजें जो है मैं यूज जो करूँ, चाहे डिप्लॉयमेंट के लिए चाहे एपीआई कॉलिंग के लिए, वो ज्यादातर फ्री रिसोर्सेस हो, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन कर पाए विदाउट एनी स्पेंडिंग एनी मनी। ओके। और ओवरऑल ये जो इस कोर्स का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैंने इस कोर्स को इस तरीके से ज्वाइन किया है कि जैसा कि आपको पता है कि जनरेटिव एआई अभी बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। और अभी अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो एप्लीकेशंस इसके बन रहे हैं। बहुत सी कंपनीज जो है अभी इसको पीओसी फेजेस में ही है। अभी कोई मार्केट रेडी प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं है, खास करके अगर खास करके इंटरप्राइज प्रोडक्ट की बात करें तो अभी जो डे टू डे, जैसे मैं भी काम करता हूँ अपनी करंट कंपनी में, तो वहां पर पीओसी बहुत ज्यादातर बनाए जाते हैं हर कंपनीज में। यानी वहां पर आपको, अगर आप एज अ जनरेटिव एआई डेवलपर अगर आप वर्क करते हैं किसी कंपनी में, या फिर आप स्टूडेंट है कोई पीओसी बनाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इस कोर्स से मैं आपको इतना नॉलेज दे पाऊँ कि आप उसको एक एंड टू एंड पीओसी बना करके आप उसको डिप्लॉय कर पाओ कहीं पे। ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा हगिग फेस पे, ताकि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर शोकेस करना चाहते हो किसी को, तो आप शोकेस कर पाओ यूआरएल शेयर करके कि ये मैंने जो है बनाया। तो ये ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा। या स्टेबल डिफ्यूजन, यस, स्टेबल डिफ्यूजन एक मॉडल है सर, इनकोडर डिकोडर इसमें होता है। आप सिखाओगे यहाँ पे एग्जांपल, यस। सो यहाँ पर जो इस कोर्स में है, जो आप बात कर रहे हो, इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर, गैन, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, ये सारे हैं। मैं कोड लेवल पे आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर एक एक मॉडल का अगर मैं आर्किटेक्चर का कोड अगर मैं आपको बताऊंगा तो अपने आप में एक एक सेशंस जो हो जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो, उसके बाद आप उस पर प्रोजेक्ट बना पाओ। हर एक आर्किटेक्चर का इम्प्लीमेंटेशन ये थोड़ा सा इस क्लास के स्कोप से बाहर है। आइडिया बता दूंगा कि जनरली कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये इस कोर्स का ये स्कोप नहीं है। अगर आपको ये इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर का इम्प्लीमेंटेशन जो है आपका, या फिर गैन का, या फिर जो है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, इन सब का देखना है, तो वो एक डीप लर्निंग का आपका हो जाता है, रिगरस आपको इम्प्लीमेंट करके देखना होगा। वो इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको इस कोर्स में नहीं बताऊंगा, जनरल फिलोसफी में आपको बता दूंगा।
Stable diffusion is a LLM which is used to generate images, image to image, text to images. Yes, यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन है आपका एक विजन लैंग्वेज मॉडल, लार्ज विजन मॉडल है वो, एलएलएम नहीं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बोलते उसको, विजन लैंग्वेज मॉडल बोला जाता है। ओके सर, प्लीज क्लास अपने अप्रोक्स 2 आवर्स का होगा, मैं कोशिश करूंगा 2 आवर्स से ज्यादा ना हो, कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 आवर्स का। डू यू मेक अ लोरा मॉडल? नो, इस कोर्स में हम लोग लोरा मॉडल वगैरह नहीं इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इज देयर एनी ओपन सोर्स? सर कैन यू लेट नो अबाउट द डिप्लॉयमेंट पार्ट, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डिप्लॉय? हम लोग हगिंग फेस स्पेस का यूज करेंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जो है उसको डिप्लॉय करें। अगर मैं जीसीपी या एडब्ल्यूएस का इस्तेमाल करता हूँ तो सभी लोग उसको डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये इसमें जो है, अगर ये कोर्स फ्री का नीतीश सर ने दिया हुआ है आप लोगों को, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो भी रिसोर्सेस मैं यूज करूँ वो फ्री के हों। तो उसके हम लोग जो है हगिंग फेस स्पेस का यूज करेंगे फॉर द डिप्लॉयमेंट, एंड ट्रस्ट मी फॉर द पीओसीज वो एनफ है। जस्ट लाइक ट्रांसफर डिफ्यूजन इज एन आर्किटेक्चर फॉर द, ओके यस, डिफ्यूजन इज आर्किटेक्चर फॉर जस्ट लाइक, यस, एक आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो। आर वी गोइंग टू यूज डॉकर? नो, हम लोग कंटेनराइज नहीं करेंगे किसी भी कोर्स को, तो हम लोग डॉकर वगैरह यूज जो है नहीं करने वाले हैं। डॉकर वगैरह का इस्तेमाल आपको वहाँ करना चाहिए जब आप एंड टू एंड एप्लीकेशन करते हो, बनाते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको कंटेनराइज करो डॉकर के थ्रू। और उसको फिर जब आप क्लाउड पे जब आप डिप्लॉय करते हो, और अब अगर आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा है तब वहाँ पे किया जाता है। वुड क्लास वीडियो अवेलेबल टू वॉच लेटर? यस, ओके, सो आई थिंक यहाँ पर सारा कुछ होगा। अब आज की क्लास का एजेंडा देख लेते हैं कि आज का क्लास हमारा जो है किस तरह से प्रोसीड होगा। ओके, जब मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करूं तो प्लीज उसी समय क्वेश्चन पूछिए, और मेरी कोशिश है कि जब भी मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, क्वेश्चन के लिए ओपन करूं, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप पहले से क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है मैं स्क्रॉल करके ऊपर के क्वेश्चन को ना देख पाऊं और आपका आंसर भी ना कर पाऊं। तो जब मैं बोलूं तभी आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि उस समय मैं चैट मैसेज बॉक्स अपना ओपन करके रखूंगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज एआई, यानी कि यहाँ से देखेंगे कि एआई है क्या। बिल्कुल, आई नो कि आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज एआई। उसके बाद फिर हम लोग जो है एक टर्म आता है आपका डिस्क्रिमिनेटिव एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। ये दो टर्म्स के बारे में मैं बात करूंगा कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या होता है और जनरेटिव एआई क्या होता है, क्योंकि जनरेटिव एआई इससे जो है हमारा रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड हमारा कोर्स है। उसके बाद फिर बात करेंगे सिंपल एक स्लाइड, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे बेसिकली कि लैंग्वेज मॉडल एंड विजन मॉडल। अभी आप लोगों ने जनरेटिव एआई में मोस्टली जितने लोगों ने भी देखा होगा वो लैंग्वेज मॉडल के बारे में ही देखा होगा। जो भी आप चैट जीपीटी वगैरह में यूज करते हो या जेमिनी यूज करते हो, मोस्टली लैंग्वेज मॉडल होते हैं। तो इस डिफरेंस देखेंगे, बेसिक डिफरेंस कि लैंग्वेज मॉडल और विजन मॉडल क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है, ताकि अगर आपको कोई मॉडल मिलता है तो आप उसको पहचान पाओ पाओ कि ये लैंग्वेज मॉडल है, ये विजन मॉडल है। हालांकि ये दोनों टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली, जो एलएलएम यूज होता है वो दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज वाला हो चाहे विजन वाला हो, यूज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप टेक्निकल लोग हो, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इमेज जनरेशन मॉडल, क्योंकि हमारा कोर्स इमेज जनरेशन पे है, तो फिर हम लोग इमेज जनरेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है इमेज जनरेशन मॉडल। उसके बाद फिर एक इमेज जनरेशन के तरीके होते हैं, अनकंडीशनल वर्सेस कंडीशनल इमेज जनरेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है अनकंडीशनल इमेज जनरेशन एंड कंडीशनल इमेज जनरेशन। और मेरी कोशिश रहेगी कि सबके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं और आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि आप कैसे उसको करेंगे। कुछ विजन मॉडल को मैं लिस्ट डाउन करूंगा जो अभी फेमस है, ट्रेंडिंग में है, ताकि आप इन इसके बारे में मैं ज्यादा आपको नहीं बताने वाला इन विजन मॉडल के बारे में, बट मैं आपको नाम बताऊंगा, रिसोर्सेस बता दूंगा, ताकि आप खुद से आप इसको एक्सप्लोर करो, अप टू डेट रहो, जो भी न्यूज आते हैं उसको न्यूज को आप देखो। तो विजन मॉडल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जनरेटिव एआई वर्कफ्लो, यानी कि जब आप
बिल्कुल ब्रीफ में मैं बात करूंगा वर्क फ्लो के बारे में। इट मीन्स कि जब आप LLM पावर्ड बोल लीजिए या जनरेटिव AI पावर्ड आप एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो उसका वर्क फ्लो क्या होता है। तो इसको दोनों कंपैरिजन करेंगे कि डेटा साइंस का जब आपका प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पे वर्क फ्लो क्या होता है, किस तरह से आप स्टार्ट करते हो, किस तरह से आप एंड करते हो, और जब जनरेटिव AI का प्रोजेक्ट बनता है तो किस तरह से उसका वर्क फ्लो होता है। उसके बाद फिर लास्ट में मैं बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको बना करके दिखाऊंगा एक कोड लेवल पे कि किस तरह से ये वर्क करता है। इस कोर्स से आपको हर एक चीज का ओवरव्यू मिलने वाला है। तो डोंट वरी, अगर आपको कोई चीज कोड लेवल पे नहीं समझ में आती है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिकॉर्डिंग आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, तो आप देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होना है, बिल्कुल चीजें धीरे धीरे समझनी है, क्योंकि आप खुद समझिए कि ये बिल्कुल नया टॉपिक है। नया टॉपिक इन द सेंस की इंडस्ट्री अभी इसकी तरफ मूव ही कर रही है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत है। एप्लीकेशंस इन द सेंस कि बहुत सारे डोमेन में इसके जो एप्लीकेशंस है, खास करके मेडिकल डोमेन में, हेल्थ केयर डोमेन जो आपका है उसमें है, उसके बाद फिर ऑटोमोटिव, बहुत सारे डोमेन में इसका जो है एप्लीकेशंस है सारी के सारी। तो ये ओवरऑल आज का एजेंडा है, इन सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर करने वाले। ओके, सो अब बात करते हैं, होप एजेंडा में आप लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, यस, किसी ने क्वेश्चन पूछा है लोकल इंस्टेंस और ऑनलाइन। हमारी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन ही जो है बनाऊं, क्योंकि लोकल में पूरा सेटअप कराने में उसमें टाइम लगता है, लेकिन इन द लास्ट प्रोजेक्ट देखेंगे कि किस तरह से चीजें जो होती है। अगर उस समय डिसीजन हुआ कि लोकल, तो लोकल पे भी रन करा के दिखा देंगे। लेकिन लोकल का एक प्रॉब्लम होता है कि हर किसी के पास उस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे ऑनलाइन का ही करने का। ओके, ऑटोमोटिव में क्या एप्लीकेशन है सर इसका। ओके, सो ऑटोमोटिव में आपका क्या एप्लीकेशन है, अगर आप इसके बारे में देखेंगे अभी शायद ईवी का जो है, कार्स वगैरह में ईवी की बात अगर आप करेंगे, तो उसमें अगर आपने ईवी के एक टाटा का नया जो कार जो है लॉन्च हुआ है, वो अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो उसमें एक नया फीचर आया हुआ है ईवी का, या नेक्सॉन मॉडल में। उन लोगों ने जो इंडिकेटर जो देने का हुआ है, उसमें उन्होंने विजन मॉडल को यूज किया हुआ है। और उसके बाद फिर जो है, जैसे ही आप उसको टर्न करने के लिए आप उसमें करते हो, स्टेयरिंग हैंड करते हो, तो आपको एक कैमरा ऑन हो जाता है और आपको वो शो कराता है कि आपको टर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें विजन मॉडल यूज है, वो उसमें कैमरा लगे हुए हैं। वो देखता है कि जिस हिसाब आप टर्न करना चाहते हो अभी आप टर्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे चीजों में इसका जो ईवी, अभी मैं एक IoT प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो कनेक्टेड व्हीकल का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप IoT का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर भी ये बहुत सारी चीजों पे इसका यूज है। AI की सबसे अच्छी बात यही है कि ये हर एक डोमेन में यूज होता है। ओके, सो ओके, क्वेश्चन को क्लोज करता हूँ। अब इस पे आते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज AI। अगर आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है, अगर सिंपल सी बात करूं कि एआई होता क्या है, कोई फॉर्मल डिफिनीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं राइट करना है। ठीक है, तो एआई क्या होता है, तो अगर बिल्कुल लेमन टर्म में मैं बात करूं, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो अगर आपके पास ह्यूमन के पास एक इंटेलिजेंस होता है, ह्यूमन के पास हर चीज का इंटेलिजेंस है, जैसे आप अपने आप को अगर ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप लॉजिक लगा सकते हो, आप बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हो आप अपने इंटेलिजेंस से। बहुत सारी चीजें आप सीख भी सकते हो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारे इंटेलिजेंस, यही सारे इंटेलिजेंस जब मशीन में जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, मशीन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, खास करके कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल्स आपके हो, चाहे वो आपका रोबोटिक्स का एग्जाम्पल, रोबोटिक्स क्या है, वो एक मशीन है। रोबोट्स क्या होता है, एक मशीन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया गया है। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए उसमें जो है चीजें इंप्लीमेंट की जाती, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा, अब बहुत सारे एप्स देखते होंगे मोबाइल में, बहुत सारे वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पे कि ये कैमरा में, जैसे मोबाइल आ रहा है तो बोला जाता है कि इसमें AI कैमरा है।
तो उसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है एआई का पार्ट, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, राइट। तो किसी भी मशीन में, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश की जा रही है, नॉट ऑल ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसके किसी भी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को, चाहे वो एक ह्यूमन जैसे विजन का है, अगर कोई किसी प्रोग्राम के थ्रू हम जो है अगर आपने देखा होगा बहुत सा ऐप कि उसको आप स्कैन करो अपने इमेज को, वो बता देगा कि ये क्या है उसमें, और इसमें कितने जैसे हेल्थ हो, जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले ऐप यूज कर रहा था healthify.me का, तो उसमें क्या है कि आप उसको इमेज करो, कैमरा ऑन करो, उसको आप इमेज दो, और इमेज देने के बाद आप उससे जो है क्लिक करो, वो आपको बता देगा कि आपने जो क्लिक किया है ये क्या फूड है, इसमें कितना कैलोरी है, ये जंक फूड की कैटेगरी में आता है कि हेल्थी फूड के कैटेगरी में आता है, वो सारी चीजें आपको जो है बता देता है वो, ये चीज। तो ये हो गया, या उसमें क्या हुआ, उसमें सिर्फ एक विजन विजन वाले इंटेलिजेंस को मिमिक किया गया है। तो ये चीज है, तो वो भी एक एआई का एग्जाम्पल है। और मशीन रोबोट का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद की कंप्यूटर प्रोग्राम विच सिमुलेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉल्ड एआई मॉडल। जो आप मॉडल की बात करते हो, चाहे एआई मॉडल बोलो, मशीन लर्निंग मॉडल बोलो, डीप लर्निंग मॉडल बोलो, जनरेटिव एआई मॉडल बोलो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलो, ये सारे के सारे क्या है, एक प्रोग्राम है। और इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस के, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस के पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, या एक से ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश की जाती है, सारे के सारे मॉडल्स। अब एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो एआई मॉडल्स बनते हैं, इसके दो टेक्निक्स है बनाने के, दो तरीके से इसको बनाए जाते हैं। एक आपका होता है मशीन लर्निंग, जो बहुत स्टार्टिंग में आप अगर डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट किए होगे तो मशीन लर्निंग आपने पढ़ा होगा। उसके बाद फिर आप जो है डीप लर्निंग जो है पढ़ा होगा आपने। तो जो डीप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है उसको मशीन लर्निंग मॉडल, जो डीप लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाते हैं उसको बोलते हैं डीप लर्निंग मॉडल। और अगर मैं मोटा मोटे डिफरेंस बताऊं कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, मशीन लर्निंग में हम लोग जो है स्टैट्स का यूज करते हैं ज्यादातर, और डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं। बट दोनों में मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग इसलिए आया क्योंकि मशीन लर्निंग थोड़ा सा जब डेटा का वॉल्यूम ज्यादा होता था वहां पे अच्छे से वो परफॉर्म नहीं करता था, तो डीप लर्निंग वहां पे आया। डेटा अच्छे, उसको डीप लर्निंग को जितना ज्यादा आप डेटा दोगे उतना अच्छे से वो परफॉर्म करता है। इसीलिए जो आप लार्ज मॉडल की बात करें, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें, लार्ज विजन मॉडल की बात करें, वो ज्यादातर डीप लर्निंग टेक्निक का ही यूज करके जो है उसको बनाया जाता है। ओके, सो उसको ट्रेन किया जाता है, तो ये डीप लर्निंग मॉडल। तो एक चीज यहाँ से टेक अवे है कि ज्यादातर जो है, इट में भी इन फ्यूचर अलग तरह की टेक्निक्स आ सकती है, बट अभी जो जनरेटिव एआई मॉडल, जो लार्ज मॉडल्स होते हैं, वो ज्यादातर डीप लर्निंग टेक्निक का ही इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने से पहले क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन कोई हो तो आप पूछ सकते हो। मैं अगर चेक करूं विच ऐप सर, हेल्थीफाई, यस, healthify.me एक ऐप हो है, वो आप देख सकते हो उसमें। किसी भी ऐप में आप जनरल देखोगे, आप जो है आप उसको पिक क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कैलोरी, हेल्दी फूड है, नॉट हेल्दी फूड है, वो सारी चीजें। ओके, सो अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर सकते हो, मैं थोड़ा ब्रीफ में आंसर करूंगा, उसके बाद फिर चलेंगे। ओके, मोहम्मद सदाम, क्लियर सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेटिव एआई एंड जनरेटिव एआई, ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये जनरेटिव एआई की बाउंड्री, और ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई आपका होता क्या है। तो सिंपल एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, एक है, एक साइड मैंने लेफ्ट साइड डिस्क्रिमिनेटिव एआई का एग्जांपल दिया है, या डिस्क्रिप्टिव लर्निंग का, आप जो भी बोलो, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बोलो या एआई बोलो, बट ये दो वर्ड आप याद रखिए, डिस्क्रिमिनेटिव एंड जनरेटिव। ओके, सो डिस्क्रिमिनेटिव या फिर जनरेटिव, सो ये दो टर्म याद करिए। अगर आप इसको डायग्राम को अगर आप देख पा रहे होगे तो आप इसमें, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो इसमें क्या होता है, क्या है, अगर आप डिस्क्रिमिनेटिव वाले इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो तरह के डेटा सेट के बीच में एक बाउंड्री लाइन बनाई गई है।
ये मतलब ये क्लासिफाई कर रहा है, बाउंड्री लाइन बना रहा है, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी डेटा वहां डेटा पॉइंट्स है, उनको ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप जनरेटिव वाले साइड में देखो तो ये बाउंड्री नहीं बना रहा, ये क्या कर रहा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये लर्न करता है, ये बाउंड्री नहीं बनाता, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करने की कोशिश करता है। तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई में जो है, जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो उसके जो है बाउंड्री बनाता है। जैसे कि आपका सिंपल प्रॉब्लम्स अगर आप देखो, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के जो पहले प्रॉब्लम्स आते थे, क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम, रिग्रेशन के प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन यानी डेटा पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, आप क्लास के थ्रू डिफाइन कर पाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सेंटिमेंट एनालिसिस एग्जांपल अगर सिंपल सा ले, और उसको हम सेंड, उसको अगर हम दे उस मॉडल को और पूछे कि किस तरह का सेंटिमेंट है इसमें, पॉजिटिव निगेटिव, तो वो क्लासिफाई कर, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव एआई है। हालांकि ये सब चीजें जनरेटिव एआई के थ्रू भी अब ये चीजें सॉल्व होने लगी है, लेकिन मैं कोर डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई में क्या होता था कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशंस के प्रॉब्लम जनरली सॉल्व होते थे, और जनरेटिव एआई में जनरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपके आते हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट जनरेशन की बात हो, चाहे वो आपका इमेज जनरेशन से रिलेटेड बात हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी। तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटिव के अंदर वो टोटल आ जाते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। जनरेटिव के अंदर आपके आ जाते हैं जनरेट करना, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, लेकिन इस कोर्स में हम लोग फोकस करेंगे इमेज के ऊपर। ओके, तो होप आपको ये इन दो टर्म्स के बारे में डिफरेंस पता चला होगा। ये आपको सुनने को मिलेगा भी, हो सकता है आप इंटरव्यू भी देने जाओ तो आपको पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो है एंड जनरेटिव एआई, इनमें क्या डिफरेंस है, वो चीजें। तो कोर जो है यही चीज है कि ये रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशंस, और इसका है जनरेशन के लिए इसका जो है यूज किया जाता है, ये चीज। ठीक है, तो ये दो टर्म्स, तो हम लोगों को आगे हम लोग बढ़ेंगे इस जनरेटिव एआई या फिर जनरेटिव चीजों को लेकर के। यहां तक किसी को क्वेश्चन? Okay, how regression model fits into discriminative AI? As in regression, we don't classify data points. Okay, so देखिए, आपका जो है क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या होता है? क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि जो आप एक इनपुट दो, उसको वो क्लासिफाई करते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, ये सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। रिग्रेशन क्या होता है कि जब आप कोई भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, कोई भी इनपुट देते हो, तो वो आपको एक नंबर में आपको इनपुट देता है, राइट, कुछ एक वैल्यू। तो ये जनरेटिव एआई के थ्रू भी पॉसिबल होता है। और अभी आप जो है एआई एजेंट के बारे में आप सुन रहे होगे, अभी जो एक नया टॉपिक है, तो ये सारी अगर एआई एजेंट भी देखो तो जनरेटिव एआई को लेकर के ही आगे, तो वो भी आपको आफ्टर कुछ कैलकुलेशन मैनिपुलेशन वो आपको बता देगा ये चीज। जनरेटिव एआई मॉडल जनरेट भी करता है और डिस्क्रिमिनेट भी। यस, मैंने आपको बताया ना कि जनरेटिव एआई जो है, जो चीजें हम लोग सिंपल डिस्क्रिमिनेटिव एआई के थ्रू सॉल्व करते थे, जनरेटिव एआई उसमें भी उनको भी वो धीरे धीरे सॉल्व कर रहा है। बट इसका जो ये जो आया जनरेटिव एआई पिक्चर में, ये बेसिकली जनरेशन के लिए ही आया। भले ही वो सॉल्व कर रही है, कर रहे हैं चीजें, बट वो जनरेशन पर्पज से ही वो आया हुआ है। ठीक है, बट वो डिस्क्रिमिनेटिव की भी कुछ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है, नॉट 100%, कुछ कुछ वो आपका सॉल्व करता है, क्योंकि 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो होप यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सो आई एम मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये भी एक आज के टाइम पे बिल्कुल बज़ वर्ड है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप सीखिए और इतना आपको जो है इतने का जॉब मिल जाएगा, इतने करोड़ का पैकेज और ये सब चीजें। ठीक है, ये तो आप बेसिकली जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। मॉडल तक सबको क्लियर है कि हमारे पास एक जनरेटिव एआई का मॉडल है, राइट। तो डिजाइनिंग इनपुट क्यूरीज to optimize the performance and output quality of AI model, ये आपका कहलाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
अगर मैं प्रॉम्प्ट की बात करूं, प्रॉम्प्ट वर्ड को डिफाइन करूं तो क्या होता है, तो जेनरेटिव एआई में आपने देखा होगा, जैसे चैट जीपीटी आपने यूज किया होगा, तो आप क्या करते हो, आपको कुछ आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो आपको कुछ आउटपुट देता है, यानी इनपुट जो आपने दिया वो आपका क्यूरीज या फिर प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, और आपको वो कुछ आउटपुट देता है। तो क्या इतना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है? नो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक फिलॉसफी क्या है, बेसिक क्रक्स क्या है, क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपका जो है पिक्चर में आया, और क्यों ये रोल भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो इनपुट क्यूरी देते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है, नो डाउट। बट यहाँ पे दो वर्ड आप अगर ध्यान से देखो, ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट क्वालिटी। जैसा कि आपको पता है कि जनरेटिव एआई जब भी आप यूज करते हो, जेन एआई जो भी मॉडल यूज करते हो, कुछ भी प्रॉम्प्ट आप देते हो, उसके कॉस्ट है। उसके कॉस्ट यानी एक एक एपीआई हिटिंग के लिए इतना कॉस्ट आता है एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन में, कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा चीजें जो है होता है। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो या सो मैं यहाँ पे दो चीज एक्सप्लेन कर रहा था, कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये रोल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अदर देन आईटी भी ये बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि नॉन टेक बंदे भी इस टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ इस बात पे फोकस किया जाता है कि ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट क्वालिटी, यानी कि जो भी एलएलएम आप यूज कर रहे हो, उसको आप लो कॉस्ट में, यानी कि आप इस तरह से उस अपने क्यूरी को ऑप्टिमाइज करो, इस तरह से अपने प्रॉम्प्ट को डिजाइन करो कि कॉस्ट जो है कम आए, यानी जो भी आप एपीआई हिट कर रहे हो वो कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग जो है कम हो। सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉम्प्ट आप डिजाइन कर रहे हो उसकी आउटपुट क्वालिटी भी अच्छा हो, यानी सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट, और उसके बाद फिर आपका होता है आउटपुट क्वालिटी। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा रोल है, और एक बहुत डिमांडिंग रोल भी है, अभी इंडिया में नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये जनरेटिव एआई जो है आएगा, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे नॉन टेक बंदों के लिए ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए आपको डोमेन नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तभी आप एलएलएम को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे कि कोई विजन मॉडल है, अगर आप उससे इमेज जनरेट कराना चाहते हो, राइट, तो इमेज जनरेट कराना चाहते हो, तो आप एक है कि सिंपल आप इमेज जनरेट करके दे दो, लिख दो कि क्रिएट अ इमेज ऑफ डॉग एंड कैट, वो आपको जनरेट करके दे देगा, राइट। बट ये तो प्लेइंग लेवल पे हो गया। अगर प्रोफेशनल लेवल पे, यानी जनरेटिव एआई कहाँ पे अच्छे से वर्क कर सकता है, जैसे कि अभी बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जो स्टॉक फोटोग्राफी करती थी, राइट। स्टॉक फोटोग्राफी मतलब वो लोग जो है फोटो महंगे महंगे कैमरा से वो फोटो क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके उसको सेल करते थे, राइट। यानी उस फोटो को क्लिक करने के लिए कितना स्किल चाहिए होता था। तो अगर उस तरह का फोटो, उस तरह की पिक आपको अगर विजन मॉडल से चाहिए, तो आपको वो टेक्निकल, जो टेक्निकल टर्म्स है फोटो शूटिंग से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए, राइट, कि जैसे कि फोकस, अपर्चर, आईएसओ, ये सब टर्म्स पता होना चाहिए आपको। डिजिटल चाहिए आपको, किस तरह का चाहिए, वो सब टर्म्स आप जब दोगे, तभी तो आप जो है, तभी तो आप जो है अच्छे से वो आउटपुट उससे निकाल पाओगे, और वो इनपुट टेक्निकल टर्म्स पता होंगे, तभी तो आप जो है ऑप्टिमाइज कर पाओगे क्यूरी को, ताकि जो वो क्यूरी हिट होगा, एपीआई जो हिट होगा, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो थोड़ी सी ऑप्टिमल वे में आएगी, यानी कॉस्टिंग भी होगा। तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप सिर्फ इतने में मत लेना कि क्यूरी लिख देंगे, आउटपुट मिल जाएगा, वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस, आउटपुट क्वालिटी। ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस इन द सेंस, ये सीधे सीधे रिलेटेड होता है कॉस्ट से, कि आप जो क्यूरी लिख रहे हो वो जो है कॉस्ट कम कर रहा है कि नहीं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द
क्वालिटी ऑफ आउटपुट। सो यहाँ पे मैंने सिंपल सा डायग्राम आपको बताने की कोशिश की है, इनपुट, मॉडल एंड ये आउटपुट। यानी मॉडल है आपका, इनपुट देते हो आपको आउटपुट होता है, एपीआई वगैरह हिट होता है यहाँ पे। तो होप आपको आइडिया लगा होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो फिलॉसफी है, जो क्रक्स है, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दो चीजें हैं, ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एलएलएम, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका एपीआई कॉस्टिंग से। आउटपुट क्वालिटी, यानी जो भी आप आउटपुट दे रहे हो उसका जो है निकल रहा है वो उसकी क्वालिटी अच्छे तरीके से हो। इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। ओके, सो non-technical people can build his career in prompt engineering, but domain knowledge needed to generate any information for a specific domain. Yes, मोहम्मद उमेर आपने सही कहा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपका है तो ये आपको डोमेन नॉलेज की बहुत अच्छे से नॉलेज, डोमेन नॉलेज का आपको आइडिया होना चाहिए। किसी भी डोमेन पे अगर आप जा रहे हो तो वो आपको चीजें जो है करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर मैं विजन की बात करूं तो जैसे कि आपका अभी एक जो है एक्सरे एक्सरे एनालिसिस भी जो है होने लगा है विजन मॉडल के थ्रू। यानी कि आप जो भी एक्सरे होते थे उसको आप जो है इनपुट कीजिए विजन मॉडल को, और वो आपको उस एक्सरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा। तो आपके पास टेक्निकल जो है नॉलेज होनी चाहिए ना, कि किस चीज का एक्सरे है, क्या आप उस एक्सरे में देखने की कोशिश कर रहे हो, आपको आइडिया होगा तभी तो आप पूछ सकते, राइट। तो डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, सो ये और मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डेफिनेटली एक कैरियर होगा इन द फ्यूचर, जब चीजें बहुत ज्यादा आ जाएंगी एआई के फील्ड में, तब जब स्पेशलाइजेशन बिल्कुल जब होना स्टार्ट होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, तब उस समय इसकी डिमांड होगी। लेकिन अभी एआई की फील्ड में स्पेशलाइजेशन वाला अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है। अभी चीजें जो हैं जनरलाइजेशन पे चीजें चल रही हैं। यानी कि अगर आप अगर आप कोई इंटरव्यू भी पूछा जाएगा तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको सब चीज आता हो, डिप्लॉयमेंट से लेकर के जो है प्रोग्राम बनाना, ये सब चीज। हालांकि टेक्निकल डिफरेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, डेटा साइंटिस्ट का अलग रोल होता है, एआई इंजीनियर का अलग होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का अलग रोल, एमएल ऑप्स का अलग रोल, ये सब चीजें। बट अभी ये चीजें ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल डिफाइन नहीं है। आजकल कंपनी रिक्रूट कर रही है, बहुत रेयर कंपनी है जो स्पेसिफिक रोल के लिए यूज करे। उनका मानना है कि एक चीज करो वो सब कुछ करे, यानी सब कुछ आना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि अभी वो चीजें स्पेशलाइजेशन का, एआई का अभी टाइम नहीं आया है, जनरलाइजेशन आपको हर चीजें जो है आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कैन वी प्रोसीड फर्दर? आप लोग बताओगे कमेंट में, यस, नो, कोई डाउट? Can we do one short or few short prompt in case of large VK vision model as well as? Yes, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक जो सेशन है विजन मॉडल के बारे में, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो अभी जंप करने की कोशिश मत कीजिए, जहां पे है वहां पे अच्छे से सीखिए और तसल्ली से चीजों को जो है हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यस, कंटिन्यू क्लियर। सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इम्प्लीमेंटेशन होगा? यस, हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले सेशन में दोनों तरीके से देखेंगे। जैसे टूल का यूज करके, यानी यूआई के थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए वो होगा। दूसरे तरीके से हम कोड के लेवल पे भी देखेंगे, यानी कोड के थ्रू कैसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लाइक फॉर द जो कि डेवलप रिक्वायरमेंट होगी डेवलपर्स के लिए। ओके, सो दोनों तरीके से देखेंगे, लेकिन हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखेंगे। वी विल कवर विजन ट्रांसफॉर्मर इन दिस कोर्स। कोड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखेंगे चीजें, उसके आर्किटेक्चर और वो सब चीजें जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यस प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज मॉडल एंड विजन मॉडल, दो टर्म्स। तो इसके बारे में मैंने एक सिंपल सा एक टेबल बना रखा है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है एंड लार्ज विजन मॉडल क्या होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज सीधा सीधा कनेक्टेड होता है टेक्स्ट, यानी ऐसा मॉडल
जो सिर्फ ऐसा लार्ज मॉडल मॉडल अगर मैं बोलूँ तो आप समझ जाना लार्ज मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग जनरेटिव एआई पढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसा मॉडल जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के साथ डील करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल या लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो है आपका सिर्फ टेक्स्ट डीलिंग करता है। विजन मॉडल यानी कि वो इमेजेस और वीडियो के थ्रू जो है डीलिंग करता है, वो हमारा आ जाता है विजन मॉडल का केस। ये चीजें, ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो टेक्स्ट के साथ भी डील करता है, विजन के साथ भी डील करता है, अदर डेटा टाइप के साथ, तो उसको हम लोग मल्टी मॉडल मॉडल्स बोलते हैं, मल्टी मॉडल। ओके, यानी वो उसके लिए मैटर नहीं करता कि आप डेटा टाइप कौन सा दे रहे हो, लेकिन जो स्पेसिफिक मॉडल होते हैं जैसे लैंग्वेज मॉडल, विजन मॉडल, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई मॉडल है और आप उसको टेक्स्ट इमेज सब कुछ कर रहे हो, तो वो लैंग्वेज मॉडल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल के लिए रिस्ट्रिक्ट होता है कि वो टेक्स्ट के साथ डील करे, अदर डेटा टाइप के साथ नहीं। अगर कोई मॉडल एक से ज्यादा डेटा टाइप के साथ डील कर रहा है, इट मीन्स कि वो मल्टी मॉडल इन द सेंस मल्टीपल डेटा टाइप को हैंडल कर रहा है। प्राइमरी आर्किटेक्चर लैंग्वेज मॉडल ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड होते हैं, और विजन मॉडल में आपका सीएनएन जो होता है, बेसिक फाउंडेशन जो है आपका होता है। अदर लेटेस्ट आर्किटेक्चर भी हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ से, क्योंकि अगर आपने डीप लर्निंग देखा होगा तो आपको पता होगा कि इमेजेस के साथ डील करने के लिए जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है वो सीएनएन होता है। वहां से टास्क ज्यादातर जो है लैंग्वेज मॉडल के लिए हम लोग टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन, समराइजेशन, ये सब यूज केसेस है। कुछ यूज केसेस को मैंने किया हुआ है। इमेज और विजन के लिए इमेज जनरेशन, इमेज रिकग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, ये सब सारी चीजें जो विजन मॉडल के कुछ यूज केसेस है। एग्जाम्पल मॉडल जीपीटी बॉट, ये सब एग्जाम्पल है। और विजन मॉडल में अगर मैं लेटेस्ट मॉडल की बात करूं, डिफ्यूजन मॉडल्स जो आज के टाइम पे है, ये सारी चीजें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो फील्ड है जनरेटिव एआई के अंदर, ये जो लार्ज लैंग्वेज का, इसको आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो है आप एक्सटेंशन मान सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके बाद फिर जो कंप्यूटर विजन को जो आप जो है, सॉरी, जो विजन मॉडल है, विजन का जो फील्ड है जनरेटिव एआई का, उसको आप कंप्यूटर विजन का एक्सटेंशन आप मान सकते हो। तो यानी अगर आपका कोई इंटरेस्ट अगर लैंग्वेज मॉडल में बनता है, अगर आप इसको करते हैं, तो आप थोड़ा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी स्टडी कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। विजन लैंग्वेज के केस में आपको कंप्यूटर विजन के बारे में आपको जो है आइडिया होना चाहिए। अगर आप उसको देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो ये थ्योरी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे कुछ क्वेश्चन है तो इस पे आप कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, क्वेश्चन है, इज इट लार्ज विजन मॉडल नॉट लैंग्वेज मॉडल, या एलएलएम लार्ज इमेज मॉडल, इमेज मॉडल, यस, विजन मॉडल इमेज मॉडल भी आप बोल सकते हो। नो, नो, LLM is different also. Okay, and any question, what is the difference of LLM from the trans transition chatbot? ट्रांजिशन कन्वर्सेशनल चैटबॉट का तो सुना है, ट्रांजिशन चैटबॉट का आइडिया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एलएलएम फ्रॉम ट्रांजिशन चैटबॉट? या ट्रांजिशन चैटबॉट तो ये वर्ड न्यू है, मैं देखूंगा इसको। कन्वर्सेशनल एआई का होता है वो, उसमें क्या है कि बैकएंड में जो कन्वर्सेशनल चैटबॉट आप यूज करते हो, उसमें बैकएंड में एलएलएम ही होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही होते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ जो ऐप बनता है अलग तरीके से होता है, ताकि वो मेमोरी कुछ हद तक हिस्ट्री को जो है स्टोर करता है, ताकि उसको जो है मेंटेन कर पाए कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप देखोगे चैट जीपीटी के बैकएंड में एलएलएम ही यूज है, नॉट एलएलएम करेक्ट, बट अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो, बट अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी फ्रंट एंड पे हिस्ट्री भी मेंटेन करता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, एलएलएम की वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। Clear, sir. Does vision model use transformer architecture? Yes, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का भी यूज किया जा रहा है बहुत सारे जो है विजन मॉडल में भी। क्योंकि देखिए, अभी ये ना इतना रिसर्च का फील्ड है, चीजें बहुत ही ज्यादा रैपिडली डायनेमिक बहुत चेंज हो रही है। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो है
चीजों को, क्वालिटी को इम्प्रूव कराने, क्योंकि जो आप एआई का अभी जो आप देख रहे हो, हर एक का, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो, चाहे विजन का मॉडल हो, कुछ भी, क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सोरा का देखा होगा ओपन एआई की तरफ से, वो वीडियो जनरेट कर रहा है बट उतना परफेक्ट नहीं है, राइट? तो उसको उतना ही बना करके तो नहीं छोड़ा जाएगा ना। हाँ, चीजें तो जहां से चीजों को उठा करके इम्प्लीमेंट करके उसको जो है मॉडल को एनहेंस कर सकते हैं, वो आर्किटेक्चर यूज करेंगे चीजें, ठीक है? तो ये कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, बट जहां से चीजें शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं बात कर जनरली। अभी चीजें आप कंक्रीट नहीं बोल सकते। जैसे ट्रांसफार्मर है, मैं अभी कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग पढ़ रहा था, तो उसमें जो है कोशिश कर रहा है ओपन एआई की विजन मॉडल में उसको जो है यूज करने की कोशिश करे, ठीक है? तो चीजें यहाँ वहाँ यूज जो है हो, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या हो, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यस, ना यहाँ से चीजें जो है बिल्कुल इमेज से रिलेटेड स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल आप यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि यहाँ से जो टर्म्स आपको जो है सुनने में मिलेगा, पकड़ने को मिलेगा, वो आपको आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज इमेज जनरेशन मॉडल, यानी कि जो इमेज जनरेशन मॉडल है होते हैं वो करते क्या है? डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल है। इमेज जनरेशन मॉडल टेक इनपुट, ध्यान से देखिएगा, इनपुट, इनपुट में मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट, नॉइस, इमेजेस और कुछ भी, इमेजेस भी हो सकते हैं, अदर भी होते हैं। तो जो इमेज जनरेशन मॉडल होते हैं वो इनपुट लेता है, वो इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट भी इमेज हो सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, राइट? नेक्स्ट आपने करा होगा नॉइस टू इमेज जनरेशन, यानी आप कुछ भी नहीं देते हो तब भी वो इमेज जनरेट करता है। इमेज, इमेज टू इमेज जनरेशन यानी इनपुट आप इमेज देते हो, आउटपुट भी आपको इमेज मिलता है। तो वो सारे के सारे इमेज जनरेशन कैटेगरी वाले जो है वो मॉडल होते हैं। इनपुट आपके मल्टीपल तरह से हो सकते हैं, इसलिए मैं बोला कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूंगा मैं कि हर एक का एग्जांपल आपको देने की ना, बाकी मैं आपको रिसोर्स बता दूंगा, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो इमेज जनरेशन मॉडल टेक्स इनपुट, वो क्या करता है? इनपुट लेता है एंड यूज दैट टू सैंपल एज ए इनपुट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? यानी जो भी आप उसको इनपुट देते हो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वहां से वो जो है आपका इमेज को जनरेट करता है। तो इनपुट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, नॉइस, नॉइस के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इमेज से भी इमेज जनरेट कर सकते हो, और भी इनपुट जो है हो सकते हैं, ऑडियो से भी आप कर सकते हो, इस तरह से। तो इनपुट कुछ भी हो सकता है इमेज, लेकिन आपका रिजल्ट जो होगा वो इमेज ही होगा। और फिर यहाँ पे वही कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी, तो क्या फिर हम लोग जो है इमेज जनरेशन मॉडल या फिर जो विजन मॉडल है सिर्फ हम इमेज ही जनरेट कराते हैं? नो, उससे और भी चीजें होती है, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, कुछ आइडेंटिफाई करना इमेज में, वो सारे काम भी होते हैं, बट जो मेन काम है वो ये होता है इमेज जनरेशन मॉडल का। तो यहाँ पर कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड से, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज हाईलाइट करनी थी, इनपुट, इमेज जनरेशन मॉडल को जो हम इनपुट देते हैं, ये चीज हाईलाइट करनी। ओके, सो मैं अगर क्वेश्चन देखूं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ तक में। मैं चैट बॉट पे, सॉरी चैट बॉट बोल रहा हूँ, चैट में देख रहा हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। ओके, यस, ओके ओके, हाँ, ये एक चीज मैं स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गया था। इस कोर्स के लास्ट में मैं जो आपको एक फीडबैक फॉर्म दूंगा इस सेशन से रिलेटेड, उस फॉर्म को आप जो है प्लीज फिल आउट कर दीजिएगा, और लास्ट में मैं शेयर करूंगा, अभी नहीं। अगर आप बीच में लेक्चर भी ड्रॉप करते हैं तो बाद में अगर आप आई नो देखें तो उस फॉर्म को आप जो है फिल कर देंगे। ओके, मोर डिटेल अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स इन एआई। अगर ट्रांसफॉर्मर्स का जो है सर, कैन, बट आई नो ट्रांसफर इन, बट व्हाट इज engineering physics, sir, what is transformer? But I know transformer in electrical subject. What is transformer in the AI? देखिए, ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका आई नो अलग कॉन्सेप्ट है, वो उस पे मत जाइए आप। ट्रांसफार्मर का वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है कि न्यूरल नेटवर्क का एक आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर का नाम ट्रांसफार्मर है। वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से आप इसको रिलेट मत कीजिए। ओके, एक आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप
सॉफ्टवेयर फील्ड में जाते होंगे तो आप वहां पे आपने देखा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, राइट, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। उसी तरह से एमवीपी आर्किटेक्चर, राइट। तो इसी तरह से एक आर्किटेक्चर है ये, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला वो आप ट्रांसफार्मर मत समझिए। सर, कैन डिफ्यूजन मॉडल जनरेट वीडियो डेटा? डिफ्यूजन मॉडल अभी इस पे इमेज के लिए है डिफ्यूजन मॉडल। हो सकता है उसको और आगे इनहेंस करके लोग वीडियो के लिए भी करें, हु नोस। फॉर नाउ आई थिंक इट इज नॉट एबल टू जनरेट वीडियो। यस, अभी वो जनरेट नहीं हो रहा है उसको चीजें। देखिए, चीजें ऐसी हैं इमेज और वीडियो में। जैसे अगर मैं आपको इमेज और वीडियो में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो क्या होता है, अगर आप लेमन टर्म्स में बात करूं कि तो क्या होता है, इमेज एक इमेज क्लिक, वीडियो क्या होता है, जैसे आप जब बहुत सारे इमेज को जो है उसको मूव कराओ एक स्पीड के साथ, तो वही इमेज के ट्रांजिशन क्या बन जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं, राइट। जैसे आपने सुना होगा ना कि 60 FPS यानी इतने सेकेंड में इतने फ्रेम, वो इमेज यानी अगर उतने इमेज हैं तो वो वीडियो उस वाली चीजों में। तो अभी वैसा ही चल रहा है, अभी इमेज जनरेशन पे चीजें चल रही है, मॉडल जो वीडियो वाला चल रहा है अभी मॉडल। हो सकता है इनके आर्किटेक्चर को यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें कैसे, क्योंकि बहुत रिसर्च है, आपको बिल्कुल अप टू डेट जो है चीजें रहना पड़ेगा। आप अभी मैं बोल दूं कि नहीं होता है तो आप उनको 1 साल बाद नहीं, ये बात ट्रू हो सकती कि नहीं हो यूज कर सकते, क्योंकि रिसर्च चल रहा है। कब कहाँ से चीजें हो जाए कभी। ओके, सो sir, any idea related to LLMs? Am I in final year and thinking to doing project in the era of my final year project? Yes, of course। आप जो है उस्मान, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वही वही बात आपको स्टार्टिंग में कर रहा था कि हम लोग इस कोर्स को बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि हम पीओसी बना पाए। और आपसे एक बात और ध्यान रखिए, पीओसी जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं तो आप ये मत सोचिए कि पीओसी है तो बहुत छोटी सी चीज है, नो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में पीओसी अगर आप अभी इंटरव्यूअर को बोलोगे एज अ फ्रेशर, तो वो उसके लिए बहुत छोटी सी चीज होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना आगे बढ़ चुका है। बट अगर आप विजन को लेकर के जनरेटिव एआई पे पीओसी बना रहे हो, आप पीओसी बनाने के बाद उसको हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर रहे हो, आप उसको रिज्यूमे में भी मेंशन कर रहे हो और उसको भी शो करा रहे हो इंटरव्यूअर को, वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन करेगा। क्योंकि अभी चीजें जो है चीजें अभी उतनी ज्यादा अभी हुई नहीं है कि प्रोजेक्ट रियल टाइम पे होगा। पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी छोटे से मॉडल का आप बनाओ कि ये चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको बनाओ, डिप्लॉयमेंट कैसे आपने यूज किया एक्सप्लेन करोगे, इंटरव्यूअर विल इम्प्रेस। मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ बहुत टाइम पे, तो देखता हूँ पीओसी उन पे हम लोग पूछते हैं कि अभी अभी वो टाइम नहीं है कि लोग खास करके फ्रेशर लेवल पे कि वो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे या फिर कोई इंटरप्राइज प्रोडक्ट पे जो है काम जो है हो। ओके, सो पीओसी फ्रेशर के लिए भी बहुत है, तो आप यही तो बेनिफिट है आपका एआई को लेकर के कि आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ये चीजें वी विल कवर ओवर कवर क्लिप इन दिस कोर्स। देखते हैं, अभी मैं कमिट नहीं कर सकता चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्लान है, प्लान में नहीं है क्लिप अभी। बट अगर जरूरत पड़ा टाइम बैंडविड्थ तो कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में अनकंडीशनल इमेज जनरेशन की बात हमने करी थी कि आपको एक इनपुट देना है, और इनपुट देने के बाद इनपुट वो कुछ भी हो सकता है, और अब जब आप उस मॉडल को देंगे तो आपका इमेज जनरेट करके दे देगा। ओके, अब यहां से और रिफाइंड आते हैं। एक होता है अनकंडीशनल इमेज जनरेशन, एक होता है कंडीशनल इमेज जनरेशन। अनकंडीशनल इमेज जनरेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक टर्म मैंने वहां पे यूज किया था प्रीवियस स्लाइड में, नॉइस। तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नॉइस क्या होता है, हो सकता है इमेज के केस में। तो अगर आपने कभी टीवी या फिर खराब स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरह का आपने देखा है, स्क्रीन पे आता है। पहले जब पहले टाइम पे अगर आपने टीवी देखा होगा, ट्यूब वाले जो टीवी होते थे, जैसे उसमें कनेक्शन हट जाता है ये चीजें, तो या तो इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर वाले में इस तरह से आ जाती है। मीन्स उसमें आपको कुछ ना कुछ इमेज दिख रहा होता है, बट उसकी कुछ मीनिंग नहीं होती।
वो कुछ किसी चीज से रिलेटेड नहीं होता, रैंडमली वो एक, तो उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। यानी वो किसी काम का नहीं, ये इमेज है, आपको देखने में ये इमेज लग रहा है, लेकिन आपको क्या जो है ये यूज हो रहा है। बट एक चीज मैं बता दूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि जो डिफ्यूजन मॉडल की जो फिलॉसफी है, जो प्रोसेस है, वो नॉइज से ही इमेज जनरेशन करता है। तो यानी सिंपल इसी तरह से आप इमेज, नॉइज आएगा और उससे वो कैसे इमेज जनरेशन करेगा। तो क्या इसका कोई एग्जांपल है अनकंडीशनल इमेज जनरेशन? ऑब्वियसली इसका एग्जांपल भी होता है नॉइज। तो होप आपको ये नॉइज आइडिया लगा हो। अब हम अनकंडीशनल इमेज जनरेशन की बात करें, तो जो इमेज जनरेशन मॉडल होता है उसमें हम लोग सिंपल, सिर्फ और सिर्फ नॉइज हम एज ए इनपुट देते हैं। यानी हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ आपका जो है टेक्स्ट हो, इमेज हो, या फिर किसी भी फॉर्म में हम उसको सिर्फ और सिर्फ नॉइज देते हैं और वो इमेज जनरेट करके हमें देता है। यानी हम उसको कुछ नहीं दे रहे होते हैं एक तरीके से। अगर आप इसको एग्जांपल देखो, इसके गैंस एंड डीडीपीएम्स, ये जो दो मॉडल हैं, जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क एंड डीडीपीएम, ये आपका जो है अनकंडीशनल इमेज जनरेशन मॉडल के एग्जांपल है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि क्या इसका कोई एग्जाम्पल है, तो मैं एक यूआरएल आपको शेयर कर रहा हूँ, उस यूआरएल को आप ना देखना, वहां पे आपको ये एग्जाम्पल दिख जाएगा। एक आप इसको देखो, इस यूआरएल को ओपन कर लो। ये साइट है, ये विजन से रिलेटेड ये आपका साइट है। इसमें लिखा हुआ है दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट। ये साइट इससे पहले किसने देखी है? ये साइट आपने किसने देखा है? ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये गैंट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसमें हम कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी इनपुट हम नहीं दे रहे। बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, और ये सारे जो है नॉइज से ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इमेज जनरेट हो रहे हैं। तो ये अनकंडीशनल इमेज जनरेशन का एग्जाम्पल है। देख रहे हो, मैं कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, ये बैकएंड से क्या कर रहा है, नॉइस जो है कर रहा है। आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि मेल आएगा फीमेल आएगा, ये चीजें तो हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, ये ऑटोमेटिक जो है आपका दे रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका अनकंडीशनल इमेज जनरेशन का। तो होप आपको आइडिया लगा होगा कि अनकंडीशनल, आप इस साइट को थोड़ा सा देखिएगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, एंड ये सारी चीजें, तो अनकंडीशनल इमेज जनरेशन के बारे में हमने देख लिया कि अनकंडीशनल इमेज जनरेशन क्या होता है। अब बात करते हैं कंडीशनल इमेज जनरेशन की। अब यहाँ ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप पूछ सकते हो। ओके, अगर कमेंट सेक्शन में जाए तो हाउ डू एलएलएम लर्न टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, सॉरी, हाउ डू एलएलएम लर्न टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ओके, ये एलएलएम का जब लर्निंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग करते हो, इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो सर, डज इट ऐड randomly noise while training large language model? यस, नॉइसिंग डी नॉइसिंग एक प्रोसेस होता है। जब हम लोग डिफ्यूजन मॉडल का जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे मैं आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये चीज होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये आइडिया करना है कि नॉइस होता क्या है। नॉइसिंग मतलब किसी इमेज में नॉइस डालना। डी नॉइसिंग भी आप एक टर्म सुनोगे, जिसके थ्रू हम लोग जो कुछ नॉइज है उससे हम लोग जो है नॉइज को रिमूव करेंगे, तो एक इमेज में हो जाएगा। अगर आप खुद सोच करके देखो कि अगर एक इमेज है किसी चीज का, अगर आप उसमें नॉइज भरते चले जाओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक पेंटिंग बनी है, राइट, पेंटिंग अगर आपकी बनी हुई है और आप उस पे रैंडमली कलर के इंक छिड़कते चले जाओ, तो वो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो पेंट में जिस चीज की इमेज होगी वो आपको दिखनी बंद हो जाएगी। तो आप जब इंक छिड़क रहे थे तो ये प्रोसेस कहलाता है नॉइसिंग, यानी इमेज में आपने क्या किया, नॉइज डाला है। और नॉइज डालने पर होता है क्या कि एक टाइम के बाद वो इमेज बिल्कुल आपको नहीं दिखेगी, नॉइसी नॉइस होगी। लेकिन आप जस्ट अपोजिट सोचो कि जो भी इंक आपने छिड़की थी, अगर वो इंक अगर आप हटा दो तो फिर नॉइस से फिर वो इमेज आ जाएगा। जस्ट यही फिलॉसफी है डिफ्यूजन मॉडल का, जिसको हम लोग डिफ्यूजर बोलते हैं, कि यानी नॉइसिंग डी नॉइसिंग। अब आप ये सोचोगे कि कैसे इसको, तो यही लर्न करता है मॉडल कि क्या नॉइस ऐड करना है, क्या नॉइस हमें
रिमूव करना, नॉइस इन डिनॉइस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइस? नॉइस मैंने आपको एक एलन, इट सेम नॉइज इज पास ट्वाइस, कैन द रिजल्ट द डिफरेंट इन द टू केसेस? यस, अगर आप सेम नॉइस अगर पास करोगे और वो मॉडल अगर और अगर वो अनकंडीशनल इमेज जनरेशन है तो वो डिफरेंट, उस नॉइस से डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो जनरेट करेगा। बट अगर वो कंडीशनल इमेज जनरेशन है तो नॉइस के थ्रू उस कंडीशन के बेसिस पे वो जो है उसके हिसाब से जनरेट करेगा। ओके, इफ सेम नॉइज इज पास ट्वाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉइज से नॉइज। अभी नॉइज से आप लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए, नॉइज का मतलब बिल्कुल ऐसी चीज है जो यूज में नहीं है, इमेज का है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है। यस, अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ अनकंडीशनल इमेज जनरेशन। इसको मैं बताता हूँ। वी विल बिल्ड गैन्स फ्रॉम स्क्रैच? नो, गैन्स हम लोग स्क्रैच से नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक पुराना आर्किटेक्चर है विजन मॉडल का। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो वो अपने आप में एक एक सेशन हो जाएगा 2-2 घंटे का। तो वो हम नहीं करने वाले। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, जेनरेटिव है, पावर्ड एप्लीकेशन बनाना, और वो भी विजन मॉडल को यूज करके। कैलीग्राफी, वेयर डू यू यूज अनकंडीशनल इमेज जनरेटर? देता हूँ अभी एग्जांपल आपको बताता हूँ। डिफ्यूजन इज ऑल्सो अनकंडीशनल, डिफ्यूजन ऑल्सो अनकंडीशनल इमेज जनरेशन। ये चीजें देखिए, वो ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर यूज रिमूव नॉइज, व्हाट इज कंडीशनल एंड अनकंडीशनल? कंडीशनल में अनकंडीशनल मैंने एक्सप्लेन किया, और कंडीशनल अभी मैं बताने वाला हूँ। हाउ डज द जनरेटर इज गैन ट्रांसफर नॉइज फैक्टर इनटू? ओके, आई मीन टू नॉइज harmful not required, what is need of noise in conditional image generation? ओके, किसी भी इमेज को जब आप जनरेट करते हो, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट इस पे चलते हैं। वो चीज है कंडीशनल इमेज जनरेशन। तो जनरेट सैंपल कंडीशनली फ्रॉम द डेटा सेट बेस्ड ऑन द इनपुट। इनपुट में हम दे सकते हैं क्लास, टेक्स्ट, इमेज एंड सो ऑन। कंडीशनल इमेज अगर इसको मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो इसमें दो तरह से इनपुट दिया जाता है। एक तो आपको नॉइस देना है। नॉइस क्यों दे रहे हैं? नॉइस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इमेज जनरेट करना है तो आप उसको दोगे इमेज, तो वो आपको उस इमेज से कुछ ना कुछ इमेज बना करके देगा। कंडीशनल इमेज जनरेशन यानी आपने उस पर कंडीशन लगा दिया है कि ये जो नॉइस मैं आपको दे रहा हूं इसके थ्रू आपको ये बनाना है। ओके, इसलिए आपको देना होता है, तो ये आपका कहलाता है कंडीशनल इमेज जनरेशन। कंडीशनल इमेज जनरेशन में आपको सिंपल आपको जो कंडीशनल इमेज जनरेशन में आपको जो है सिंपल नॉइस भी देना है, प्लस आपको इंस्ट्रक्शन भी देना है, या एक इनपुट डेटा भी देना है। वो इनपुट डेटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनपुट में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सो आप दे सकते हो, नॉइस दे सकते हो, इनपुट डेटा दे सकते हो। अगर मैं इसको, और इनपुट डेटा में आप कुछ भी टेक्स्ट भी दे सकते हो, इमेज भी दे सकते हो, एक से ज्यादा तरीके के भी आप जो है इनपुट दे सकते हो। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल फिलोसफी। आपको नॉइस देना है और प्लस इंस्ट्रक्शन, कुछ इनपुट डेटा भी देना है। अनकंडीशनल में सिर्फ आप नॉइस देते हो, उसको आप कुछ भी जो है इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कंडीशनल इमेज जनरेशन, हाँ इसको शायद मैंने जनरेट किया था इसको डायली से। इससे नॉइस तो मैंने इसको नहीं दिया, इसको मैंने सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया, जनरेट अ डॉग इमेज वियरिंग ए हैट एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल। इसको मैंने दिया और ये यहाँ से जनरेट करके इमेज हम मुझे जो है इसने दे दिया है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखें ये वाली चीजें कि कैसे यहाँ पर चीजें जो है हो रही। अगर आप लोग भी करना चाहते हो इसको तो ये स्टेबल हगिंग फेस पे एक होस्टेड है स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन हमारा जो है ओके, टेक्स्ट गया, आर यू एबल टू एक्सेस दैट यूआरएल? शायद कुछ इमेज की तरह पोस्ट हो गया है। यस, ओके, सो उस यूआरएल को आप एक्सेस कीजिए। ये यहाँ से देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो स्टेबल डिफ्यूजन ये जो मॉडल है, ये स्टेबिलिटी एआई एक कंपनी है। उस कंपनी ने इसको मॉडल को ट्रेन किया और उन्होंने
जनरल यूज के लिए एक 2.0 वाले वर्जन को इन्होंने देखो यहाँ पे स्टेबल हगिंग फेस पे डिप्लॉय किया हुआ है। हम लोग भी कुछ इसी तरह का पीओसी बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक कोशिश ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट अगर मैं देने की कोशिश करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरेट अ मंकी वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एंड राइटिंग प्रोग्राम इन पाइथन। देखते हैं क्या जनरेट होगा क्या नहीं। हालांकि ये बिल्कुल वेग सा स्टेटमेंट है। अभी निगेटिव प्रॉम्प्ट के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ प्रॉम्प्ट करते हैं। और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप लोग भी कुछ कीजिए, और आप जो है चैट में आप बताइए कि कौन कौन इसको यूज कर रहे हैं। एक कुछ जनरेट करके देखिए। ये देखिए इसने जो है जनरेट किया। जनरेट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने उसमें लिखा था कुछ कुछ। तो अब अभी ये उतने अच्छे तरीके से नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर इस सेम प्रॉम्प्ट को अगर मैं दे करके देखूँ कहाँ पे, यस सर आई एम ट्राई। यस, इसको आप ट्राई कीजिए, कुछ कीजिए हैंड्स ऑन, तो आपको समझ में आएगा चीजें कि क्या है कैसे जो होती है। क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको, अगर मैं इसको डेली में देना चाहूँ, ये मैं ओपन एआई का मेरे पास पेड वर्जन है। तो ये देखते हैं कि ये कितना, यही पेड अनपेड, ओपन सोर्स क्लोज सोर्स, फ्री एंड पेड का यही डिफरेंस होता है कि क्या चीज़ है। मैं अभी यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी 4o। अब ये देखिए, ये यहाँ पर इसने जो, इसको क्या मैं वो कर पाऊंगा? आई थिंक मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ लार्ज। अगर मैं इसको ब्राउजर के थ्रू करने की कोशिश करूँ तो देखें। ओके, या ये यहाँ पर जनरेट हो, यस ये यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से कि इसने क्या ये कर रहा है। यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया है इसने, ये मुझे पाइथन नहीं लग रहा। ये चीजें हालांकि इसने कुछ अगर आप देखोगे सर, पेड वर्जन भी हम लोग थोड़ा दीजिएगा। पेड वर्जन इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, ये पेड होता है, आप जो है यूज कर सकते हो। लेकिन मैं ये ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग एपीआई हिट कर दोगे, बहुत सारा उस पर चला जाएगा, और उसमें क्रेडिट जो है फिल करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर देख, मैं आपको सिंपल यहाँ पे ये चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट तो मैं आपको ये समझा दूँ, ये वाली चीज कि कंडीशनल इमेज जनरेशन में यहाँ पे क्या हुआ, नॉइज एंड टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट दिया हम लोगों ने, चाहे हम यहाँ पे चैट जी, यहाँ पे हमने जो है टेक्स्ट दिया, ओके। नॉइज से इंटरनली इसने लिया और ये इमेज जनरेट करके दिया। और पेड एंड फ्री वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए क्वालिटी का आप देखो डिफरेंस, यही फर्क पड़ जाता है ये चीजें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एआई की फील्ड जो है, फ्री का तो आप लोग उतना नहीं, पेड अगर आप कर सकते हो तो करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए फ्री भी मोर देन एनफ। सो डोंट, मैं आपको सिंपल इतना बताना चाहता हूँ। जैसे आप कंपनी में और जो है इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि मतलब इतने सारे ओपन सोर्स हैं, हम क्यों नहीं यूज करते, कंपनियां क्यों जो है पेड की तरफ जा रही हैं। तो आपको यहाँ सिंपल सा दिख सकता है कि यहाँ पर आप क्वालिटी देखो, सेम प्रॉम्प्ट के लिए क्वालिटी ये काफी ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ बनाना भी रखा हुआ है, क्योंकि बंदर लोग बनाना खाते हैं। ओके, वंस इज ओपन आर सिविट एआई आर बेटर। ओके, प्लीज आप इसको भी तैयार ट्राई करके देखो, सिविट एआई वो भी आपका हो जाएगा डॉट सर, वी कान परचेस। ओके, नो इशू नो इशू। Once, can we show an instance where both noise and input are used for image generation? Okay. आप चाहो तो नॉइस नॉइस का तो इस तरह से कुछ नहीं दिया हुआ है कि कैसे हम जनरेट करते, क्योंकि नॉइस का ना कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो मॉडल इंटरनली वो नॉइस को खुद से बना लेता है। और जब हम इमेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे ना, जो कि हमारा सेकेंड सेशन है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि नॉइस जो है इंटरनली जनरेट हो सकता है।
उसकी कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप ये नॉइस दोगे तो ये इमेज जनरेट होगा। नॉइस मीन्स नथिंग, वो आपको एक इमेज है, तो इंटरनली वो जनरेट कर सकते हैं ये चीज, हालांकि आप अपलोड करोगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। होप आपको कंडीशनल अनकंडीशनल इमेज जनरेशन और इमेज जनरेशन होता क्या है उसके बारे में आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो हमारा पॉपुलर विजन मॉडल। कुछ कुछ हमारे पास विजन मॉडल्स हैं, उस विजन मॉडल को जो है मैं आपको बता दूं कि इसको आप ट्राई कर सकते हो, खुद से देखिएगा आप लोग, अगर ओपन सोर्स आपको मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो सबसे जो पॉपुलर हुआ था और बहुत ज़्यादा इसमें था, एक तो मिड जर्नी बाय मिड जर्नी, यानी मॉडल का नाम ही है मिड जर्नी, जो कि मिड जर्नी कंपनी के द्वारा जो है इसको बनाया गया मिड जर्नी। इसका एक जो इसको हम लोग देखेंगे, इसका जो है चैनल है, डिस्कॉर्ड चैनल है, वहां से आप इसमें फ्री में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है कर सकते हो। आप गूगल पे थोड़ा सर्च करके आप इसको देखेंगे। यहाँ पे मैं जो फेमस है उनको मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ। डैली बाय ओपन एआई, जो ओपन एआई ने विजन मॉडल्स जो बनाया हुआ है वो है डैली। ओके, एंड इस डैली के कई वर्जन आ चुके हैं, डैली 1, डैली 2, डैली 3, अभी शायद लेटेस्ट में डैली 3 चल रहा है, तो इसको भी आप एक्सप्लोर करिएगा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। स्टेबल डिफ्यूजन बाय स्टेबिलिटी एआई, जो मैंने आपको हगिंग फेस पे दिखाया, स्टेबल डिफ्यूजन वो स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल था, और स्टेबिलिटी एआई जो कंपनी है उसने उस मॉडल को वहां पे होस्ट किया हुआ है, क्योंकि उनके कंपनी के प्रोफाइल पेज पे वो है स्टेबल डिफ्यूजन। और ओपन सोर्स के केस में या लर्निंग के केस में ज्यादातर हम लोग स्टेबल डिफ्यूजन ही यूज करते हैं, तो इसके आपको कंफ्यूज नहीं होना, डिफ्यूजन मॉडल एंड स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल है, डिफ्यूजन आर्किटेक्चर है डिफ्यूजन इसको। इमेजन बाय गूगल, इमेजन भी एक मॉडल है आपका विजन मॉडल, जो कि गूगल ने इसको जो है सिंपल दिया हुआ है। ओके, सो आई थिंक जो मुझे बताना था अभी, हालांकि एक हैंड्स ऑन और वर्क फ्लो के बारे में मुझे बताना है वो चीजें, लेकिन अभी तक मैं चाहता हूं कि जनरेटिव एआई और इन सब चीजों को जो भी अब तक मैंने आपको बताया उसको क्या हम वहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। अगर अभी तक, क्योंकि अभी तक मोस्टली मैंने थ्योरी वाले जो है कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है, इसलिए मैं अब यहाँ से जो मैं मूव करने वाला हूँ प्रैक्टिकल, और वो ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि कैसे आप पीओसी बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट आपका जो है होता है, वो चीज़ें हम लोग जो है स्टडी करेंगे अब यहाँ से, और हैंड्स ऑन भी करके जो है देखने वाला। हालांकि जो हैंड्स ऑन है वो मैंने डेली 3 को यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप उसको डिफ्यूज़र को भी गूगल करके आप जो है देखिएगा। लेकिन आप अगर वो आप नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकल तो प्लीज़ डोंट वरी, उसमें आपको जब हम लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब हम स्टडी करेंगे तो उस समय आप जो है उसको यूज कर पाओगे। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू, इसके क्वेश्चन है कुछ, उसको आंसर कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। आर वी गोइंग टू फाइन ट्यून और ट्रेनिंग द लार्ज विजन मॉडल ऑन आवर कस्टम डेटा? नो। अगर आप इसको इसका रिसोर्स चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, बट जो है इस कोर्स में हम लोग नहीं कर रहे, बट ये पॉसिबल है। मेन इसके ट्रेनिंग वाला जो पर्पस है ना, इसको ना करने का सिर्फ एक रीजन है कि विजन मॉडलिंग के केस में, ट्रेनिंग के केस में आपको ना हार्डवेयर चाहिए, और वो फिर अब मैं करता रहूं और आप लोग ना करो तो वो ना उतना इंटरेक्टिव या फिर उतना यूजफुल नहीं हो पाता। इससे अच्छा है कि आप जो है ना, फिर समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। व्हाट डज निगेटिव प्रॉम्प्ट मीन्स? जस्ट उल्टा निगेटिव प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स ऐसे समझिए, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, निगेटिव प्रॉम्प्ट। पॉजिटिव प्रॉम्प्ट को सिंपल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट मीन्स आपको ये करना है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको ये चीज करनी है। निगेटिव प्रॉम्प्ट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि नहीं करना है, दैट्स इट। तो आप उसमें भी स्पेसिफाई कर सकते हो जो जनरल प्रॉम्प्ट है, बट निगेटिव प्रॉम्प्ट मतलब आप बोलते हो कि कुछ भी हो ये नहीं करना। पॉजिटिव प्रॉम्प्ट में आप बोल रहे हो ये करना है। ठीक है, ऋषभ, चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। सर सारे डॉक्यूमेंट्स एंड कोड शेयर करिएगा अलग से प्रैक्टिस के लिए। श्योर, ये मैं कर लूंगा।
वी यूज डिफ्यूजर लाइब्रेरी। यस, हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हगिंग फेस के डिफ्यूजर लाइब्रेरी को हम लोग जो यूज करेंगे, रिसोर्स एंड ऑल्सो कोड। यस, मैं कोड आपको दे दूंगा, ये स्लाइड भी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। सर वी यूज फाइन ट्यूनिंग ऑन कस्टमर डेटा और नॉट यूजिंग डिफ्यूजर। सर वी विल डू फाइन ट्यूनिंग ऑन कस्टम डेटा सेट और नॉट यूजिंग। हम लोग कस्टम डेटा कस्टम डेटा सेट पे नहीं ट्रेन करने वाले हैं। मैंने आपको रीजन बता दिया। सुनील सिंह, यू नो व्हाट सर वी डू, नहीं, प्लीज शेयर रिसोर्स फॉर द ट्रेनिंग द एलवीएम। आई हैव जीपीयू मशीन RTX 4070। सो आपको रिसोर्स चाहिए वो मैं शेयर कर सकता हूँ आपको। आप इस कोर्स का जो कमेंट बॉक्स होगा वहाँ पे आप कर लेना, या फिर आप लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज कर देना। जनरल इस कोर्स से रिलेटेड अगर जनरल कुछ चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस कोर्स के कमेंट बॉक्स में करिए, वो ताकि आप जो क्वेश्चन करो आप जो है सब लोग देखें, और सबके लोग जो है डाउट क्लियर हो। और अगर कुछ पर्सनल तो आप लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर सकते हैं वहाँ पे। Why, sir? Can you explain? Move forward, sir. My final project title PPTX analysis. Sir. Okay. Yes. Yes, sir. We move on. Project, sir. Move. Okay. मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल सिंपल मेरे नेम का ही है। अगर आप लिंक्डइन पे आप करोगे, जो यूआरएल होता है लास्ट में ना, ये यूआरएल आप दोगे मुकरबिन अंसारी तो हो जाएगा। आप नेम भी मेरा सर्च मारोगे तो मिल जाएगा आप। हाँ, ये चीज है। ओके। सो आप वहां पे कमेंट करके अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस कोर्स के कमेंट बॉक्स में। ऐसे जनरल आपको जो है कुछ अगर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना हो टेक्नोलॉजी चीजें आईटी से रिलेटेड, क्योंकि लिंक्डइन है भी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, तो आप जनरल क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पूछा कि कोई रिसोर्स शेयर कर दीजिए, तो आप लिंक्डइन में आप मेरे को ड्रॉप करना, आई विल शेयर। ओके। सो अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं वो है जनरेटिव एआई वर्कफ्लो। ये वर्कफ्लो आपको बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में बैठाना है, क्योंकि जब भी आप एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन आप बनाने की कोशिश करेंगे, पीओसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये वर्कफ्लो आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। मैंने दोनों वर्कफ्लो लिखे हुए हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वर्कफ्लो और जनरेटिव एआई वर्कफ्लो। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वर्कफ्लो में अगर आप देखोगे तो वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर हो जाए, और यहाँ से ये चीज भी आपको आइडिया लगेगा कि क्यों इतना, जो अगर आप एक टर्म्स यूज करोगे यूज हो रहा है एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन, जनरेटिव एआई पावर्ड एप्लीकेशन, क्यों इतना फेमस हो रहा है, वो चीज वहाँ उसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो जनरल वर्क फ्लो होता है डेटा साइंस के डोमेन में, प्रोजेक्ट जब बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो कि आपको करना क्या है। ओके। उसके बाद फिर आप जो है डेटा जो है कलेक्शन कलेक्शन यानी डेटा आप रिक्वायर्ड करते हो, डेटा आप जहां से भी जरूरत हो वहां से आप डेटा कलेक्शन करते हो। वो भी एक यहाँ पर जो है एक रोल निकल करके आता है डेटा इंजीनियरिंग, जिनका काम ही होता है कि डेटा को कलेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, उसको ट्रांसफॉर्म करना इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, डेटा इंजीनियरिंग, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था। तो सबसे पहला होता है, अगर मैं मोटे मोटे टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं, डेटा कलेक्शन सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद फिर आपका सेकेंड स्टेप आता है ट्रेनिंग एआई मॉडल, यानी जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया वहां पे आपको मॉडल को ट्रेन करना है। और उसके बाद फिर जब ये सब चीजें हो जाए कि मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल आपने इवेलुएट कर लिया, मॉडल आपका सब कुछ सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो फिर आप उस मॉडल को क्या कर देते हो, डिप्लॉय कर देते हो, और फिर वहां से वो मॉडल हम यूज कर पाते हैं। और ये चीजें, तो ये एक सिंपल सा स्टेप होता है। यहाँ पे मैंने एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन करने की कोशिश देने की कोशिश की है। ये दोनों टाइमलाइन जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये पीओसिस के टाइमलाइन है। पीओसिस इन द सेंस कि जब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के पीओसीस बनते थे तो इतने टाइमलाइंस बनते थे, यानी कि जो पीओसीस करने में कितना टाइम लग जाता था, एक सिंपल पीओसी बनाना है तो अराउंड 1 मंथ डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद फिर अराउंड 1 क्वार्टर मॉडल को ट्रेन करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, ये फिक्स करने के लिए कि हमारा कौन सा मॉडल जो ट्रेन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग, कौन सा मॉडल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और उस पर फिर वहां पे हम लोग करते हैं।
चीजें, तो इतना टाइम लग जाता था। डिप्लॉयमेंट उसमें भी टाइम लगते थे, क्योंकि पूरा एमएल ऑप्स होता था, बिल्कुल स्क्रैच से चीजें करना, तो वहां पे बिल्कुल टाइम लग जाता था। यानी कि वहां पे अगर एक पीओसी को करने में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी मिनिमम 6 मंथ, मैंने भी कई सारे पीओसी पे वर्क किए हैं, तो इतना टाइम लग जाता है। यहाँ पे बहुत सारा बजट। लेकिन जेनेटिव एआई के केस में क्या होता है, सबसे पहला कि आपको डेटा कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि लार्ज जो मॉडल्स होते हैं, लार्ज विजन मॉडल, लैंग्वेज मॉडल, वो ऑलरेडी बहुत सारे डेटा पे जो है ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट आप क्या करते हो, आपके पास ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास डेटा मॉडल ऑलरेडी है, सिंपल हमें प्रॉम्प्ट डिजाइन करना है। और प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, अभी मैं आपको एक पता करके दूंगा कि सिंपल आपको एक प्रॉम्प्ट डिजाइन करना है, उसके बाद उस एप्लीकेशन या फिर उस मॉडल को आप डिप्लॉय कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, कुछ दिन या कुछ आवर्स में। तो इसीलिए जनरेटिव एआई ये जो पीओसीज है, जो कंपनीज हिट एंड ट्रायल कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि इसमें एक एक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो एक एक वीक में, दो दो वीक में एक एक पीओसी बना करके शोकेस कर देते हैं कस्टमर, तो इसलिए इतना फास्ट है ये चीजें। तो ये सिंपल वर्क फ्लो है। यानी कि जनरेटिव एआई के केस में हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा कि हमारे पास ऑलरेडी एक मॉडल होगा, लार्ज मॉडल। हमारा काम होगा सिंपल उसके जो है प्रॉम्प्ट बनाना, और उस जो मॉडल है उसके एपीआई को हिट करना, और फिर उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देना। ओके, अब बात आती है कि क्या कभी भी यहाँ पे मॉडल हमेशा रेडीमेड ही होते हैं? नहीं, बहुत सारे सिनारियोज ऐसे होंगे कि आपको उस मॉडल को, जो भी विजन मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल है, जो भी जनरेटिव एआई के केस में मैं बोल रहा हूँ, कि आपको अपने कस्टम डेटा पे उसको लर्न कराना पड़ता है, तो वहां पे फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हालांकि अपने कस्टम डेटा पे चीजों को लर्न कराना होता है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो जो अगर लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, यानी कि जो लैंग्वेज मॉडल है वो प्राइवेट डेटा पे उतना अच्छे तरीके से अगर नहीं काम कर रहा है, तो आप अपने प्राइवेट डेटा से क्या कुछ उसको कर सकते हो, प्राइवेट डेटा को उस एप्लीकेशन में डाल के। तो रैग आर्किटेक्चर आजकल बहुत फेमस हो रहा है, रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। उस रैग आर्किटेक्चर अभी इसीलिए फेमस हो रहा है कि वहां पे फाइन ट्यूनिंग ना करना पड़े। अगर रैग से चीजें लैंग्वेज के केस में, अगर लैंग्वेज टेक्स्ट वाले केस में हो जाती है, तो हम लोग जो है रैग आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं, अदरवाइज फाइन ट्यूनिंग के केस में जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम विजन और इमेज की बात करें तो अभी रैग उतना ज्यादा अभी हुआ नहीं, लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक रैग विजन के लिए, सॉरी, टेक्स्ट के लिए ज्यादातर फेमस है। तो विजन के केस में हम लोग के पास क्या चॉइस होगा, मॉडल पिक करेंगे, प्रॉम्प्ट डिजाइन करेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम बना करके उसको डिप्लॉय कर देंगे, सिंपल स्टेप। और अगर जरूरत पड़ा तो कस्टम डेटा भी कलेक्ट करना होता है, और उस विजन मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा, लेकिन ये फाइन ट्यून जो है वो हमारे स्कोप से बाहर है इस प्रोजेक्ट से। ओके, तो अब डायरेक्ट एक सिंपल सा मैं आपको इस वर्क फ्लो का एग्जांपल देता हूँ, इस वर्क फ्लो का डेमो देता हूँ आपको, फिर डायरेक्ट कोड पे हम लोग जो है मूव करते हैं। ठीक है, यस। अब कमेंट मैं देख लेता हूँ, अगर आपके पास अभी तक कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट आप कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग जो है मूव कर जाएंगे प्रैक्टिकल। एक प्रोग्राम सिंपल सा मैंने बना रखा है, इस प्रोग्राम को हम लोग जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले कमेंट में आंसर करने के लिए दे दूं। ओके, थैंक यू सर, मूव टू प्रैक्टिकल। ओके, आई थिंक डेटा इंजीनियरिंग इज वेरी सिक्योर जॉब बिकॉज विदाउट डेटा इंजीनियर AI engineer cannot do anything. मोहम्मद, हर एक रोल इंपॉर्टेंट होता है अपनी अपनी जगह पे, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारा चीज ही होता है टीम का, राइट। कोई एक रोल नहीं बना सकता, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हम नहीं कर सकते। कोई भी एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल्स की रिक्वायर्ड होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन को काउंटर करूँ, तो डेटा इंजीनियर डेटा बना करके भी क्या करेगा, अगर एआई इंजीनियर ही नहीं होगा तो फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, हर एक रोल की इंपॉर्टेंस होती है। एक सोल्यूशन जब मार्केट में उतरता है तो हर एक रोल, हर एक लोगों का वहां पे जो होता है, एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं, देन वो प्रोजेक्ट बनता है। आपको किस में इंटरेस्ट है उसमें आप जाइए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और बाकी एक ये एक चीज है कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीजें डिमांडिंग होती है,
और कोई उसका डिमांड नहीं होता है। जैसे अभी अब अगर आप C++ सीखो तो अभी वो उतनी डिमांडिंग नहीं है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आज से 13 साल पहले जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो C++ पे ही जॉब मिलते थे, वहाँ पे बहुत डिमांड होता था, बट अब नहीं। तो वो डेटा का जो भी अगर है। ओके, सो सर यूज अनकंडीशनल इमेज जनरेशन। सर आप लोग ये कोर्स, यस ये कोर्स फ्री में है और नीतीश सर ने जैसा आपको बताया हुआ है, और साइट कैंपस एक्स के पोर्टल पे भी है वो सारा कुछ। ओके, तो ये चीजें हैं, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट अब हम लोग इस पे जानते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा POC है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बनाने का मेरा सिंपल इस प्रोग्राम को बनाने का जो मेरा मतलब है सिंपल, वो ये नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा सा प्रोग्राम बना करके और एंड टू एंड बनाना है। मुझे बस ये दिखाना है कि वर्क फ्लो इसका कितना सिंपल है। ओके, सो सिर्फ एक नोटबुक में है, मैंने सारा कुछ किया हुआ है। अगर इसको आप देखेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट पे बनाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चरिंग मैंने की हुई है ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। requirement.txt जो है इसमें मैंने किया हुआ है। एक नोटबुक मैंने सिंपल लिया हुआ है, इसमें मैंने 3 पैकेज को इंस्टॉल किया, ओपन एआई, रिक्वेस्ट एंड पिलो। ओपन एआई को इसलिए लिया हुआ है, समझिएगा। ये नोटबुक मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप इसको रन करा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड लेकिन इसमें ओपन एआई की आपको चाहिए होगी। अभी तो मैं अपने की का यूज कर ले रहा हूँ, और ये की आप देख भी रहे होगे, बट इसको मैं आफ्टर दिस सेशन डिलीट कर दूंगा अपने अकाउंट से। लेकिन मैं बता दूंगा कि कैसे की जनरेट करना है और कैसे क्या चीजें, ठीक है। तो 3 पैकेज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओपन एआई क्योंकि हम ओपन एआई की एपीआई को हिट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट एपीआई जो हिट करते हैं तो वेब से कुछ डेटा को करने के लिए जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए पिलो, ये एक लाइब्रेरी है इमेज मैनिपुलेशन के लिए, जो हम लोग इमेज रिप्रेजेंटेशन का जो सेशन होगा उसमें हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये 3 लाइब्रेरी हो गई। इसका अगर फर्स्ट पार्ट अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सिंपल हमने इंपोर्ट किया हुआ है फ्रॉम ओपन एआई, हमने ओपन एआई को इंपोर्ट किया हुआ है। रिक्वेस्ट पैकेज को भी इंपोर्ट किया हुआ है। PIL, ठीक है, इमेज PIL जो होता है पिलो जिसको है, वहां से हमने इमेज को इंपोर्ट किया हुआ है। आयो इनबिल्ट होता है, इंपोर्ट किया हुआ है bytestat.io को। ओके, तो एक चीज, अब ये यहाँ पे एक लाइब्रेरी है। दूसरा हमें जो है क्लाइंट यहाँ पर हम बनाना चाह रहे हैं, ओपन एआई का क्लाइंट। ओपन एआई का क्लाइंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जनरेटिव एआई के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एपीआई को हिट करते हैं। तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी सर्वर के एपीआई को हिट कर रहे हो तो आपको क्लाइंट बनाना पड़ता है ताकि आप वहां से एपीआई को हिट कर पाओ। तो ये तो कैसे आप की जनरेट करोगे ओपन एआई पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे जब आप जाओगे, platform.openai, यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा अपने उससे। यहाँ पे ऑलरेडी है, एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। फिर यहाँ से देखो, सबसे पहले आपको जो है बिलिंग वाले सेक्शन में जा करके आपको अमाउंट जो है कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मेरे पास मैंने यहाँ पे अमाउंट ऐड किया हुआ है $4.5 के आसपास ये है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। देन आप जो भी एपीआई हिट करोगे तब आपको करेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है कुछ एपीआई किए हुए हैं, सीक्रेट की जिसको बोलते हैं। इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि मैं ये यूज कर रहा हूँ अभी। मैंने इसको आज ही जो है किया हुआ। क्रिएट करने का सिंपल सा मेथड है, क्रिएट न्यू। आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आप की का नाम दे दो और क्रिएट सर्विस की सीक्रेट की जब आप करोगे, जैसे मैं अगर आपको करूँ यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्टिंग, और इसको मैं अगर क्रिएट करूं तो ये क्रिएट करके दे देगा। यहाँ से आपको कॉपी करना है और कॉपी करके आपको रख लेना है, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से आप कॉपी जो है नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए एक नया की जनरेट हो गया है, तो इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे इसी की को आपको क्या करना है, क्लाइंट इनिशियलाइज करने के लिए एक वेरिएबल लिया हमने ओपन एआई एपीआई की में। इस एपीआई की को हमने सॉरी की को हमने जो है यहाँ पे पास कर दिया ओपन एआई का, ताकि वो वहां से जो भी एपीआई हिट करेगा वो यहाँ से चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो ये क्लाइंट का इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉम्प्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज के लिए क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है। तो यहाँ पर एक इसको इसी प्रॉम्प्ट को मैं यूज कर रहा हूँ।
तो सेम इमेज को अगर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए जनरेट अ मंकी ऑन ए, इतना सेम यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर ओपन एआई का जो आपको एक जो क्लाइंट हमने डिफाइन किया था, इसको कॉल करने का एक तरीका है क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। इसमें आपको मॉडल स्पेसिफाई करना होता है कि आप कौन सा मॉडल, डैली 2, डैली 1, डैली 3, तो मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ डैली 3। उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट, यहाँ पर एक आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि क्या चीज करना है। साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। रिस्पॉन्स फॉर्मेट यानी यूआरएल, एक यूआरएल पे ये इमेज को जो है आपको अपलोड कर देता है, लोकल ये डाउनलोड नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये देखिए एपीआई कॉलिंग का टेक्निक है, यहाँ से एपीआई कॉल हो जाएगी। ये आपका प्रॉम्प्ट सेक्शन है, बहुत सिंपल सा है। तो प्लीज ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसको खुद से करके देख लेना। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ से देखो, ये आपका जो है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे कॉल हो जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है जनरेट हो जाएगा। फिर जो जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स होते हैं, जो कॉल होते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है, हर मॉडल का एक अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके उसके फील्ड से हमको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जिससे रिस्पॉन्स जो आया, ये ऑब्जेक्ट है, उसमें एक डेटा फील्ड है, डेटा फील्ड एरे है, तो उसका 0 है, ऑब्जेक्ट लिया। यूआरएल, यहाँ से यूआरएल आप ब्राउजर पे भी देख सकते हो इस इमेज को। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको करना चाहूँ प्रिंट, ताकि मैं आपको दिखा दे दूंगा कि ये स्टोर करके यूआरएल पे एक जनरेट करता है। ठीक है, ये यूआरएल हो गया, प्रिंट यूआरएल। इसको हम लोग उसमें देख सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हो, मैं शेयर भी कर दूंगा। जनरेटेड इमेज जो, यानी कि इस यूआरएल से हम इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है रिक्वेस्ट का यूज किया हुआ है, क्योंकि एक एपीआई यहाँ पे कॉल होगी। उसके बाद फिर जो है इमेज का यूज करके हम लोग जो है इसको डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर मैं इसको सिंपल सा रन कराऊं तो ये देखिए, तो टाइम लेगा ये थोड़ा, क्योंकि इमेज है, एपीआई हिट हो रही है, वो सारा के चीज भी हो रहा है। जो इमेज जनरेट होगा वो यूआरएल पे एक सेव भी कर देगा, और मैं फिर यहाँ पे उस वहां से उस यूआरएल से यहाँ पे गेट करके रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एक यूआरएल जनरेट हो गया है, और सेम जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और ये सेम इमेज जो है उसने वहां पर भी डाल दिया, ये देखिए ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है, और फिर मैंने जो है इसको यहाँ पर डाउनलोड करके बस सिंपल यहाँ पे जो है डिस्प्ले कराने की कोशिश की है, और कुछ भी नहीं। तो मैं आपको ये नोटबुक शेयर कर दूंगा, प्लीज आप इसको कर लेना। एपीआई की आपको यहाँ से मिल जाएगी, उस एपीआई की को आप, ये एपीआई की वर्क नहीं करेगी, हालांकि ऐसे मैं दे दूंगा क्योंकि सेशन के बाद में डिलीट कर दूंगा। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, क्योंकि 9:30 हो गया, और मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी क्रिस्प सेशन। एंड आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, कुछ आपने सीखा होगा। मैं फीडबैक फॉर्म आपको मैंने शेयर कर दिया है, और उसको आप जो है, आप जो भी है, और उसमें आप रेटिंग जो भी है, फीडबैक फॉर्म रेटिंग्स है, कुछ रिटन फॉर्म में भी है, तो प्लीज़ आप उसको जो है और ये यूआरएल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। और अब कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज, ओके। उस मेरा वीडियो ऑफलाइन, ओके, बाय मिस्टेक ऑफलाइन रह गया। नो नो, कुछ सेशन तक होगा, ओके सॉरी, बाय मिस्टेक वो ऑफलाइन ही वीडियो रह गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया वो चीज़ें का। स्टार्टिंग में मैं ऑनलाइन था, लेकिन शायद कुछ फिर से हुआ। ओके, सो आप क्यूएनए के लिए ओपन करते हैं, आई थिंक आप अनम्यूट कर सकते हो, और उसमें चीज़ें जो है, आप हैंड रेस करो, अनम्यूट करो, तो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं 10 to 15 मिनट, देन कॉल को क्लोज करते हैं। ज़्यादा अननेसेसरी लंबा करने का कोई मतलब नहीं। तो अगर किसी के पास क्वेश्चन हो, सो प्लीज आप जो है पूछिए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको यू नो ओके, कोड फिर से एक्सप्लेन करिए लाइन बाय लाइन। ओके, okay, so line by with the gen images, which editor
ओके एडिटर हम लोग, ठीक है, कोड एक्सप्लेन मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। ओपन ए आई यूज क्लिप, सर ओपन, ओके सर, ओपन ए आई डाली यूज क्लिप टेक्नोलॉजी, ओके सर प्लीज यूज ओपन सोर्स मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रैक्टिकल। श्योर, हम लोग ओपन सोर्स मॉडल ही यूज करेंगे आने वाले टाइम पे। ये आज का था फर्स्ट सेशन, तो मैं बस दिखाना चाहता था वर्क फ्लो, दैट्स वाई। अदरवाइज ओपन सोर्स, आई अंडरस्टैंड कि ओपन सोर्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके एंड विच एडिटर, मैंने से कोड, VS कोड एडिटर मैंने यूज़ किया हुआ था। और उसी पे मैं जनरली करता हूँ VS कोड, क्योंकि ये बहुत वर्साटाइल है हर तरह के एप्लीकेशन में ये। वेर डू यूज़ कोड, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, मैं फिर से शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर ओके, उससे पहले मैं आपको वो URL दे देता हूँ जहाँ पे इमेज जो है जनरेट हुई है, ताकि कुछ लोग मांग रहे हैं, वो देखना चाहते हैं उस इमेज को। तो ठीक है, मैं URL पेस्ट कर देता हूँ, कमेंट बॉक्स में मैंने कर दिया, काफ़ी बड़ा सा है, आप उसको देख सकते हैं। यस, अब यहाँ पे देखिए, सिंपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन दिख रही है मेरी, राइट? आप कंफर्म करोगे? ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देखिए, ओपन यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, ये सारे के सारे पैकेजेस जो है इंपोर्ट किए हैं मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ओपन एआई का क्लाइंट है, उसको एक डिफाइन किया। क्लाइंट, क्लाइंट मैंने क्यों, क्योंकि क्लाइंट के थ्रू ही आप ओपन एआई के एपीआई को हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर एपीआई की दी हुई है एज ए इनपुट, एज ए आर्गुमेंट पास किया हुआ है इस वाले फंक्शन में, इस मेथड में। और ये कैसे जनरेट करना है एपीआई की, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको रिवाइज करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट डिजाइन किया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा था वो प्रॉम्प्ट है, उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया हुआ है कि जनरेट, तो क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट, ये हमने कॉल किया, यानी अब हमने यहाँ पर एक्चुअल एपीआई को हिट कर दिया है कि और इंस्ट्रक्शन के साथ कि ये मॉडल यूज करना, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, साइज होनी चाहिए, रिस्पॉन्स फॉर्मेट क्या है, रिस्पॉन्स फॉर्मेट ये यूआरएल दिया हुआ है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर यूआरएल पे रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। तो ये आर्गुमेंट पास किया हुआ है, सिंपल। मॉडल कौन सा यूज करना है, प्रॉम्प्ट क्या है, साइज क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। एंड ये एक रिस्पॉन्स जनरेट कर जनरेटेड इमेज यूआरएल। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉडल से, किसी भी एलएलएम से जब आपको आउटपुट मिलता है, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर। ओके, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे आप पाइथन में ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा कि उस ऑब्जेक्ट में या फिर डिक्शनरी में, लाइक उसमें की पेयर कीज होते हैं, फील्ड्स होते हैं, तो वैसे ही एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट से डेटा आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीजें जो है आती है। ओके, तो यहाँ पर आपको मॉडल का इंफॉर्मेशन पास किया हमने, प्रॉम्प्ट का पास किया, साइज का, और ये यहाँ पे अब इस पे जो भी रिस्पॉन्स था वो सारा रिस्पॉन्स आ चुका है। अब क्या किया, इस रिस्पॉन्स से हम लोगों को यूआरएल फेच करना है, ये वाला यूआरएल। तो देखिए, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, उसमें एक डेटा फील्ड होगा, डेटा, और ये एक एरे होगा। तो उसका जीरो वाले एलिमेंट पे, जैसे मैंने आपको बताया 1 2, राइट, तो मल्टीपल जनरेट कर सकता है, अगर 1 2 करोगे तो ज्यादा करेगा ये चीज, तो उसमें 1 वाले पे तो आप डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स देखना चाहोगे, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक ही होगा, उस एरे में एक ही एलिमेंट होगा। तो उस पहले वाले यूआरएल को, एलिमेंट को उठाया, और उसमें से फिर हमने फेच किसको कर दिया, यूआरएल को। तो अब इस जनरेटेड इमेज यूआरएल पे ये वाली चीज आ गई आपके। अब वो चीज तो आ गई, अगर आपको वहीं पे रखना है इट्स ओके, लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि उस इमेज को अपने लोकल पे ला करके डिस्प्ले किया हुआ है। तो उसके लिए फिर हमने रिक्वेस्ट वाले लाइब्रेरी को यूज किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और ये दिया यूआरएल, तो वहां से यूआरएल को दिया। उसके बाद फिर आपने, हमने क्या किया, उसको कंटेंट, उसमें जो आया इमेज, वो इमेज नहीं आया, क्योंकि इमेज फॉर्म में डाटा ट्रैवल नहीं करता, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो फिर वहां से एक अब ऑब्जेक्ट आया इमेज फॉर्म, कोड फॉर्म में, तो उसमें से कंटेंट को हमने फेच कर लिया, और उस कंटेंट को यहाँ पे जनरेटेड इमेज में, ये एक्चुअल में इमेज नहीं है,
उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो बाइट्स, क्योंकि बाइट्स फॉर्मेट में आएगा, बाइंडिंग फॉर्म में इमेज वहां से आया डाउनलोड होके, तो उसको हमने उसको कन्वर्ट किया बाइट्स फॉर्म में। उसके बाद फिर इमेज लाइब्रेरी की हेल्प से उस बाइट्स को हमने जो है डिस्प्ले करा दिया। ओके, इस कोड को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग जो है इसको देख लेना, फिर से बार बार आप इसको रन करा करके आप उसको, यस, कैन वी क्रिएट मल्टीपल इमेजेस, यस, आप जो है मल्टीपल इमेजेस जो है क्रिएट जो है कर सकते हो। उसमें एन जो मैंने आपको दिया था रिस्पॉन्स, ठीक है, वो सारी चीज। कैन यू प्रैक्टिकल इन गूगल कोलैब, यस, आप, क्योंकि हमने लोकल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा कि आप उस पूरे फाइल को गूगल कोलैब में डाल दीजिएगा, आपका वो रन कर जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा एरर आ सकती है कि वो पैकेज इंस्टॉल नहीं हुई, तो आप पैकेज इंस्टॉल कर दीजिएगा। पैकेज इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने वन गो में सारे चीजें, सारे ये पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, ओपन एआई, रिक्वेस्ट बिलो। बट अगर आप कोलैब में करोगे, तो अगर कोलैब में कुछ इशू आता है, तो आपको इस तरह से इंस्टॉल करना होता है, पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल, और आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन एआई रिक्वेस्ट बिलो, आप इस तरह से कर देना। अगर आप कोलैब में, अगर कोलैब में इस पैकेज के कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको आएगा, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, पिप इंस्टॉल, और आप रिक्वेस्ट कर लेना, रिक्वेस्ट वाला कर लेना, उसके बाद फिर ये बिलो कर लेना, वन गो में कर लेना। या फिर अगर मैं इसको रन कराऊं, तो ये देखिए मेरे केस में दे रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड फॉर द ओपन एआई रिक्वेस्ट बिलो। ओके, तो आपके केस में ये डाउनलोड कर देगा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये रन करा, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग सिंपल चैट विंडो मैंने ओपन किया हुआ है। किसी के पास अगर क्वेश्चन है, फीडबैक फॉर्म मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो प्लीज आप लोग जो है उसको एक बार देख लीजिएगा, और उसमें फीडबैक आप अपना शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वहां से कुछ क्वेश्चन है, और किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप जो है बताइए उसको। ओके, फीडबैक फॉर्म नहीं मिला, ओके, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ फिर से। आई थिंक को वीडियो जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो उसके एंड में भी शायद होगा, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो फीडबैक फॉर्म में ये चीज़ें हो गई, और मैंने भेज दिया। तो आई थिंक किसी के सर जो प्रोजेक्ट किसी कंपनी के लिए बनाते हो उसको आप नहीं, वो नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी के कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, वो जनरली नहीं शो किया जाता है, और दूसरा वो कंपनी के लैपटॉप्स में होते हैं, तो उसको मैं पर्सनल लैपटॉप पे ओपन भी नहीं कर सकता। कैन यू सजेस्ट सम रिसोर्सेज वेयर वी कैन लर्न द टॉपिक इन डिटेल, ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस आप जो है मुझे लिंक्डइन पूछिएगा, वहां पे मैं आपको करूंगा अननेसेसरी, यहाँ पे टाइम जो है ज्यादा होगा, नो। और जनरल क्वेश्चंस आप मुझे लिंक्डइन पे, ठीक है। और इस कोर्स से, इस टॉपिक से जो भी सेशन लिया, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस कॉल, क्योंकि अननेसेसरी ये सेशन लंबा होगा, कोई लॉजिक नहीं है। और जनरल क्वेश्चन आप लिंक्डइन पे कभी भी पूछिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, अपने तरफ से बेस्ट गाइडेंस आपको देने की कोशिश करूंगा। होप आपको ये जो है कोर्स, आपको क्लास आपको पसंद आया हो और चीजें आई हो एक बार, ठीक है। आप लोग एक बार थम्स अप दे दीजिए, ताकि मुझे आइडिया लग जाए चीजें कि हाँ वेल गुड, सब कुछ सही है। ओके, सो okay, so let's close this call. Thank you so much, everyone, for the listening, and thank you so much. Thank you so much. Good night. Good night. So let's close this call.